अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दुरूद पाक पढ़ लें। उसके बाद हम अपना आज का लेक्चर जो है वो स्टार्ट करते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, हमारा जो चैप्टर है वो नंबर 15 चल रहा था ऑलमोस्ट, और आज हम अपने चैप्टर 15 को कंप्लीट कर रहे होंगे। तो शुरू करते हैं हमारे चैप्टर 15 को, जिसका नाम है प्रोविजन रिलेटिंग टू चेक्स। कल हम इसका थोड़ा इंट्रोडक्शन देख चुके थे और 3 ऑलमोस्ट जो है वो क्रॉसिंग की टाइप्स देख चुके थे। आज जो हमारी बाकी टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग रहती है उसको देखेंगे, और पेमेंट ऑफ चेक्स जो इसका लास्ट जो है वो पार्ट है उसको देखेंगे, और इनके क्वेश्चन देखेंगे, और आज हम इंशाल्लाह इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि हमारी टाइप्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, टाइप्स ऑफ चेक्स की बात चल रही थी। तो 3 टाइप्स, ऑलमोस्ट 3 से 4 टाइप्स हम देख चुके थे, और एक ही टाइप हमारी जो है वो रहती है। उसको हम देखने से पहले मैं आपको कुछ याद दिलाना चाहता हूँ। होल्डर इन ड्यू कोर्स, टाइटल ऑफ होल्डर इन ड्यू कोर्स वाली बात, वो क्या थी? मिस्टर ए है, वो एक चेक ड्रॉ करता है और उस चेक को ट्रांसफ़र कर देता है मिस्टर बी को। मिस्टर ए एक चेक जो है वो ड्रॉ करता है और उसको ट्रांसफ़र किसको कर देता है? मिस्टर बी को। मिस्टर बी से वो चेक गुम हो जाता है। मिस्टर बी से वो चेक गुम हो जाता है। अब मिस्टर बी के पास वो चेक नहीं है, वो मिलता है मिस्टर सी को। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि मिस्टर सी का क्या स्टेटस होगा? क्या मिस्टर सी जो है वो होल्डर इन ड्यू कोर्स होगा? क्या मिस्टर सी होल्डर इन ड्यू कोर्स होगा? आप लोगों में से मोस्टली का जवाब होगा कि सर नहीं, उसको वो तो होल्डर इन गुड फेथ है ही नहीं, उसने ना कोई कंसिडरेशन दी, वो होल्डर इन ड्यू कोर्स कैसे हो सकता है? ना उसने अच्छे तरीके से ईमानदारी से ये चेक जो है वो अपने पास रखा है, वो होल्डर इन ड्यू कोर्स हो ही नहीं सकता। मतलब ये होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं है। लेकिन सी को एक शरीफ इंसान, मासूम इंसान मिलता है, वो उसको वो चेक दे देता है। वो बहुत शरीफ, वो सिर्फ अपने काम से काम रखता है, दूसरों के ऐब तलाश नहीं करता। तो उसको पता ही नहीं है कि भाई कौन चोर है इस ज़माने में। तो उसको नहीं पता कि ये सी किस तरह का बंदा है और इसने मुझे जो है वो किस तरह से चेक दिया है। वो समझता है कि इस अपनी पूरी तसल्ली कर लेता है। उसको इस बात का नहीं पता कि सी को ये चेक कहीं से पड़ा हुआ मिला है, किसी बंदे का गुम हुआ था, वो सी को मिला है। वो सी को गुड्स ट्रांसफ़र कर देता है और उससे चेक ले लेता है। मिस्टर डी जो है मिस्टर सी से चेक ले लेता है। क्या अब मिस्टर डी होल्डर इन ड्यू कोर्स बन चुका है? बिल्कुल सही जवाब, होल्डर इन ड्यू कोर्स बन चुका है मिस्टर डी। क्यों? मिस्टर डी ने कंसिडरेशन दी है, मिस्टर डी ने गुड फेथ में लिया है। मिस्टर बी को ऐसी किसी चीज़ का कोई इल्म नहीं है कि भाई मिस्टर सी किसी किस्म का चोर हो सकता है या मिस्टर सी को ये मिला होगा। मिस्टर डी को इस तरह की कोई बात नहीं पता, जिसकी वजह से मिस्टर डी होल्डर इन ड्यू कोर्स हो जाता है। यहाँ तक बात हम होल्डर इन ड्यू कोर्स के केस में पढ़ चुके हैं। टाइटल ऑफ होल्डर इन ड्यू कोर्स डी के पास आ गया, इतनी बात हम देख चुके हैं। अब आगे हमने जो आज टाइप ऑफ टेक जो है चेक पढ़नी है, वो उसका कंसेप्ट स्टार्ट होता है। नोट नेगोशिएबल क्रॉसिंग। मैं आप लोगों से पूछूं नेगोशिएबल का क्या मतलब होता है, तो आप ओबियसली कहेंगे इसका मतलब होता है ट्रांसफरेबल, ट्रांसफरेबल बाय डिलीवरी, ट्रांसफर बाय डिलीवरी। तो नोट नेगोशिएबल का क्या मतलब हुआ कि नोट ट्रांसफरेबल बाय डिलीवरी? बिल्कुल भी नहीं। दिखता यही है। किसी भी जो है वो ऑर्डिनरी प्रोड्यूस वाले बंदे को नेगोशिएशन का मतलब समझा के आप उससे ये कहें कि नोट नेगोशिएशन का मतलब क्या होता है, नोट नेगोशिएबल का मतलब क्या होता है, तो वो यही कहेगा कि भाई नेगोशिएबल का मतलब अगर ट्रांसफर बाय डिलीवरी होता है तो नोट नेगोशिएबल का मतलब यही होता है कि कैन नॉट बी ट्रांसफर बाय डिलीवरी। लेकिन ऐसा नहीं है। नोट नेगोशिएबल का ऐसा मतलब बिल्कुल नहीं है। अगर तो नोट नेगोशिएबल किसी तरह से रेस्ट्रिक्ट कर रहा होता ट्रांसफ़र को, डिलीवरी को, तो वो तो वैसे ही फिर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हो ही नहीं ना सकता। ऐसे ही है। इसी वजह से नोट नेगोशिएबल का मतलब ये नहीं होगा कि उसको डिलीवर नहीं किया जा सकता। इसका मतलब सिर्फ ये होगा कि जो ट्रांसफरर है ना, उसका जो टाइटल था ट्रांसफरी का, उससे बेहतर टाइटल नहीं हो सकता। इस बात को मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, मैं अभी आपको जो है ना वो प्रैक्टिकली एक्सप्लेन कर रहा हूँ चीज़ों को। उसके बाद हम बुक वाला भी देखेंगे, बुक में क्या लिखा हुआ है, जब स्ट्रेट टेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है वो भी देखेंगे। देखें,
जो ड्रॉ करता है बिल ऑफ एक्सचेंज या जो चेक है उसको हम ड्रॉयर कहते हैं। जिसके लिए ड्रॉ किया जाता है, जिसने पेमेंट करनी होती है, उसको हम ड्रॉई कहते हैं। ऐसे ही है। तो इसी तरह से जो ट्रांसफ़र करता है उसको हम ट्रांसफरर कहते हैं, जिसको ट्रांसफ़र किया जाता है उसको हम ट्रांसफरी कहते हैं। तो यहाँ पे सी डी को चेक ट्रांसफ़र कर रहा है। सी कौन है? ट्रांसफरर। डी कौन है? ट्रांसफरी। तो अब सी जो डी को चेक ट्रांसफ़र कर रहा है ना, अगर इसके ऊपर नोट नेगोशिएबल लिखा हुआ है, ये चेक नोट नेगोशिएबली क्रॉस्ड है, तो इसका ये हरगिज मतलब नहीं होगा कि ट्रांसफर नहीं कर सकता। इसका मतलब ये होगा कि सी का जो टाइटल है ना, क्या टाइटल है? नोट अ होल्डर इन ड्यू कोर्स। होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं है। डी का टाइटल उससे बेहतर नहीं हो सकता। डी होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं हो सकता। बस इसका ये मतलब है। इसका मतलब है जो ट्रांसफरर है उसका जो टाइटल था, ट्रांसफरी का टाइटल उससे बेहतर नहीं हो सकता। ये आप इस तरह से भी कह सकते हैं, जो होल्डर इन ड्यू कोर्स वाला कंसेप्ट है ना, टाइटल ऑफ होल्डर इन ड्यू कोर्स वाला कंसेप्ट है, ये उसकी एक्सेप्शन है। होल्डर इन ड्यू कोर्स वाले कंसेप्ट में क्या हो रहा था? सी को चेक मिला था, सी होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं था, लेकिन वो डी को ट्रांसफर कर रहा था। डी एक शरीफ इंसान था, शरीफ आदमी था, मासूम आदमी था। उसको जब ट्रांसफर किया जा रहा था तो उसको नहीं पता था कि सी को किस तरह से चेक मिला है। उसने अब गुड फेथ में कंसिडरेशन देके इस चेक को ले लिया, तो वो होल्डर इन ड्यू कोर्स बन गया। लेकिन अगर चेक पे, उसी चेक पे नोट नेगोशिएबल क्रॉसिंग की होती, जो चाहे डी को नहीं पता, चाहे डी जितना मर्जी बड़ा मासूम, जितना मर्जी बड़ा शरीफ है, डी होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं बना। बस नोट नेगोशिएबल का यही मतलब है कि अगर चेक जो है वो नोट नेगोशिएबल क्रॉस्ड है, जो बंदा ट्रांसफर कर रहा है ना, उसका जो टाइटल है ना, तो जिसको ट्रांसफर कर रहा है, जो ट्रांसफरी है, उससे बेहतर, उसका जो ट्रांसफरी है उसका टाइटल ट्रांसफरर से बेहतर नहीं हो सकता, उस जैसा ही होगा। सी होल्ड नोट अ होल्डर इन ड्यू कोर्स है, तो डी भी नोट अ होल्डर इन ड्यू कोर्स होगा। ये मकसद इसका ट्रांसफर जो है वो नोट नेगोशिएबल क्रॉस करने का ये है कि जो होल्डर, असल होल्डर है, जैसे इस केस में बी था असल होल्डर, उसके हकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके। प्रैक्टिकली जैसे ही नोट नेगोशिएबल वाला चेक किसी के पास पहुंचता है ना, तो वो उसकी बहुत ज़्यादा डिटेल में तहकीक करता है, बहुत अच्छी तरह देखता है उसको कि भाई कहीं ये चोरी का तो नहीं है, तुम अपना नाम बताओ, तुम अपने जो है बैंक का नाम बताओ, तुम्हारा इस बैंक में अकाउंट है, अच्छा उसकी डिटेल, जो भी उसने वो मामला देना हो। इस नोट नेगोशिएबल का मतलब ये होता है कि भाई होशियार हो जाओ, बड़ी गड़बड़ हो सकती है, होशियार हो जाओ, बड़ी गड़बड़ हो सकती है, अच्छे से चेक करो। तो फुल सारी चेकिंग वगैरह, तहकीक वगैरह की जाती है नोट नेगोशिएबल की। लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता कि नोट नेगोशिएबल ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। ट्रांसफ़र हो सकता है, लेकिन ट्रांसफरी, जिसको ट्रांसफ़र किया जा रहा है, उसका टाइटल ट्रांसफरर से बेहतर नहीं हो सकता। अगर ट्रांसफरर होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं है, तो ट्रांसफरी भी होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं होगा। ये कंसेप्ट हमने टाइटल ऑफ होल्डर इन ड्यू कोर्स में इस तरह से नहीं देखा था, वो मैंने आपको पहले बता दिया। टाइटल ऑफ होल्डर इन ड्यू कोर्स में हमने किस तरह देखा था, तब हम डी को होल्डर इन ड्यू कोर्स ही तस्वर कर रहे थे। अगर चाहे डी जो है वो मासूम बंदा है, उसको नहीं पता कि सी ने जो है वो किसी तरह से चोरी की है या किसी तरह से उसे गुम हुआ चेक मिला है, उसको नहीं पता, तो उसको हम होल्डर इन ड्यू कोर्स कह रहे थे। लेकिन जैसे ही नोट नेगोशिएबल आ गया, तो फिर डी को चाहे पता है चाहे नहीं पता, उसको हम होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं कह रहे होंगे। बस ये बात है नोट नेगोशिएबल क्रॉसिंग में, और कोई भी बात नहीं है। ये नोट नेगोशिएबल क्रॉसिंग आप जैसे अंदाज़ा कर रहे होंगे, पिछली जो टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग है उनसे काफ़ी डिफरेंट है, इसलिए एग्जामिनर ये फेवरेट एरिया उसका ही टेस्ट करने के लिए नोट नेगोशिएबल क्रॉसिंग वाला। आपकी ICAP स्टडी टेक्स्ट में देखते हैं क्या लिखा हुआ है, आपको चीज़ें मजीद वाज़ेह हो जाएंगी। नोट नेगोशिएबल क्रॉसिंग, the addition of the words not negotiable does not restrict the further transferability of the check। ये इसकी ट्रांसफरेबिलिटी को इफेक्ट नहीं कर रहा। यही बात मैंने आपको बताई है। नोट नेगोशिएबल का ये हरगिज़ मतलब नहीं है। नोट नेगोशिएबल क्योंकि नाम ही इस तरह का है, इसलिए उन्हें बताना पड़ा कि बच्चे नोट नेगोशिएबल दे के ये ना समझे कि नोट ट्रांसफरेबल, ये ट्रांसफरेबिलिटी को इफेक्ट नहीं कर रहा। इट ओनली टेक्स अवे द मेन फीचर ऑफ नेगोशिएबिलिटी विच इज ट्रांसफरेबिलिटी फ्री फ्रॉम डिफेक्ट। हमने होल्डर इन ड्यू कोर्स के मामले में पढ़ा किस तरह से अगर किसी ने चेक चोरी भी किया है, वो अगले बंदे को अगर दे देता है, वो अगला बंदा गुड फेथ में उसको लेता है,
अगला बंदा उसको गुड फेथ में लेता है, तो हम बिल्कुल भी ये कंसीडर नहीं करेंगे कि वो होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं है। हम उसको होल्डर इन ड्यू कोर्स कंसीडर कर रहे थे, हम उसको होल्डर इन ड्यू कोर्स मान रहे थे, हम उसको होल्डर इन ड्यू कोर्स मान रहे थे। लेकिन नॉट नेगोशिएबल सिर्फ ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक थी, ये उसका मेन फीचर था कि वो बंदा होल्डर इन ड्यू कोर्स बन गया है, अगर चाहे दूसरे बंदे जिससे वो चेक ले रहा है वो चोरी का था। ये जो फीचर है, ये जो उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक है, नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग सिर्फ उस कैरेक्टरिस्टिक को उससे ले लेती है, इस कैरेक्टरिस्टिक को उससे ले लेती है। ये कैरेक्टरिस्टिक अब उस के जो चेक है उसके पास नहीं रही, और ना ही उस बंदे के पास रही जिसने वो चेक लिया था, जो पहले होल्डर इन ड्यू कोर्स बन गया था। लेकिन नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग की वजह से वो होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं कहलाया, इसने बस वो जो मेन फीचर था इसका ट्रांसफरेबिलिटी वाला वो ले लिया। ट्रांसफरेबिलिटी फ्री फ्रॉम डिफेक्ट्स, पहले तो ये था ना कि जिसने चेक चोरी किया है उसने किसी और बंदे को दिया, उस बेचारे ने जो है वो गुड फेथ में चेक लिया, कंसिडरेशन वगैरह दे के लिया, वो जो 5 पॉइंट पड़े थे होल्डर इन ड्यू कोर्स वाले वो सारे पूरे करके वो चेक ले लिया, तो उसको हम कह रहे थे ये ट्रांसफरेबिलिटी फ्री फ्रॉम डिफेक्ट हो गई है, वो बंदा होल्डर इन ड्यू कोर्स हो गया है, ये सही ट्रांसफर हो गया है, होल्डर इन ड्यू कोर्स हो गया है। लेकिन अगर नॉट नेगोशिएबल लिखा हुआ था चेक के ऊपर, तब हम ये कंसीडर नहीं करेंगे कि फ्री फ्रॉम डिफेक्ट्स ट्रांसफर हुआ है, हम कहेंगे ये डिफेक्टेड चेक है, ये डिफेक्ट्स के साथ ट्रांसफर हुआ है, डिफेक्ट्स खत्म नहीं हुए इसके, चाहे ये होल्डर इन ड्यू कोर्स की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स ही पूरी क्यों ना कर रहा हो, सारे उसके एसेंशियल्स ही पूरे क्यों ना कर रहा हो, फिर भी इसको हम कंसीडर करेंगे कि ये खामियों के साथ ट्रांसफर हुआ है, फ्री फ्रॉम डिफेक्ट्स नहीं हुआ, और इसकी ट्रांसफरेबिलिटी फ्री फ्रॉम डिफेक्ट्स नहीं है, और वो जो बंदा जिसको ये ट्रांसफर किया गया है वो होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं है। बस यही बात है। इफेक्ट ऑफ नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग, इसका इफेक्ट क्या होगा? आई कैप की स्टेडेक्स में इफेक्ट क्या लिखा है? द इफेक्ट ऑफ वर्ड नॉट नेगोशिएबल ऑन द क्रॉस चेक इज दैट द टाइटल ऑफ द ट्रांसफरी ऑफ सच ए चेक कैन नॉट बी बेटर देन दैट ऑफ इट्स ट्रांसफर। ट्रांसफर कौन सा बंदा है? जिसने ट्रांसफर किया है, उसका जो टाइटल है, जिसको ट्रांसफर कर रहा है, ट्रांसफरी है, उससे बेहतर नहीं हो सकता, चाहे जोन से मर्जी एसेंशियल पूरे कर रहा है, लेकिन नॉट नेगोशिएबल लिखा हुआ है, तो जो ट्रांसफर कर रहा है वो चोर है, उसे कहीं से मिला जो फाइंडर ऑफ गुड है वो होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं रहा। अगर उसे किसी ने गिफ्ट किया है तो गिफ्ट किया है तब भी वो होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं था, क्यों? क्योंकि उसने कंसिडरेशन नहीं दी थी, वो होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं था। लेकिन अगर हम नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग ना करें, नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग ना करें, तो वो उसे आगे ट्रांसफर करे कंसिडरेशन लेके, तो जिस बंदे को ट्रांसफर करेगा वो होल्डर इन ड्यू कोर्स होगा। वो जो ये ट्रांसफर का प्रोसेस होगा ये फ्री फ्रॉम डिफेक्ट्स होगा, ये उस चेक को फ्री फ्रॉम डिफेक्ट्स कर देगा। लेकिन अगर नॉट नेगोशिएबल जो वर्ड है उसको चेक पे ऐड कर दिया जाए, नॉट नेगोशिएबली इसको क्रॉस कर दिया जाए, नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग आपके आई कैप स्ट्रेट टेक्स्ट के ऊपर बनी हुई है, अगर उसको नॉट नेगोशिएबली क्रॉस कर दिया जाए, देन ट्रांसफरर है उसका जो टाइटल था वो नॉट अ होल्डर इन ड्यू कोर्स था, तो वो नॉट अ होल्डर इन ड्यू कोर्स रहेगा। वो चोर था तो ये बंदा भी चोरी वाला चेक किसके पास होगा, इसे भी होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं कह सकते। Therefore, a holder with a defective title cannot give a good title to a subsequent holder। जो होल्डर जिसके पास खुद डिफेक्टिव टाइटल है, जिसके पास खुद चोरी का चेक है, वो अगले बंदे को भी डिफेक्टिव टाइटल ही ट्रांसफर करेगा, अच्छा टाइटल ट्रांसफर नहीं करेगा। द ऑब्जेक्ट of crossing the check not negotiable is to afford protection to the drawer or the holder of check against a miscarriage or dishonesty in course of transit by making it difficult for the check so crossed cashed until it reaches destination। क्या कह रहा है? कहता है कि भाई इसका मकसद ये है कि जो ड्रॉयर था जिसने चेक ड्रॉ किया था, या जो होल्डर था, जो सही मायने में होल्डर था, जिसके पास ये चेक था, उनको प्रोटेक्शन दी जा सके कि भाई अगर उनसे चेक चोरी भी हो गया तो कोई बंदा उठाता है, उसे आगे ट्रांसफर करता है, तो उस पर नोट नेगोशिएबल लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि भाई सावधान हो जाओ, अलर्ट हो जाओ, ध्यान से जो है वो काम करो, सारी फिर उसके बाद चेकिंग वगैरह उसकी कंप्लीट की जाएगी, फिर जाके उसे पेमेंट दी जाएगी, तो जिसकी वजह से वो फंस जाएगा। तो ये नोट नेगोशिएबल जो क्रॉसिंग है ये बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है ड्रॉयर को। ये क्रॉस चेक को कैश करवाना भी, नोट नेगोशिएबल क्रॉस चेक जो है उसे चेक को कैश करवाना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है, वो फुल इंक्वायरी करते हैं इसके हवाले से।
तो ये था हमारा नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग और ये था हमारा इसका इफेक्ट नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग का। अब टोटल जो हमने इसका इंट्रोडक्शन ऑफ सारी क्रॉसिंग्स देख ली हैं, इसको आप एक दफ़ा पढ़ें, इसको डाइजेस्ट करें। अगर कोई बात यहाँ से समझ नहीं आती पढ़ के तो आप मुझसे आपका जो कॉन्टैक्ट डिस्क्रिप्शन है उसमें मेरा पर्सनल व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट है, आप मुझे कॉन्टैक्ट करके पूछ भी सकते हैं। इसको एक बार रीड कर लें, उसके बाद हम क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। कल जितनी क्रॉसिंग्स देखी थी, जो इंट्रोडक्शन देखा था, उस सब में जितने भी पास पेपर आपके स्टडी टेक्स्ट के क्वेश्चन हैं उनको देखते हैं। क्रॉसिंग ऑफ अ चेक आफ्टर इशू। क्रॉसिंग के हवाले से एक और छोटी सी चीज, क्रॉसिंग ऑफ अ चेक आफ्टर इशू। चेक इशू कर दिया गया, एक तो था ना कि भाई जो ड्रॉयर था वही चेक को क्रॉस कर रहा था, वो चेक ड्रॉ कर रहा था, बना रहा था, उसके बाद उसे जनरली क्रॉस कर रहा था, स्पेशली क्रॉस कर रहा था, जिस तरह भी क्रॉस कर रहा था। अब हम देखेंगे कि जिसको इशू किया, जिसको देखें जो चेक है, अब मिस्टर ए है, उसका अकाउंट है बैंक में, उसका बैंक में अकाउंट है। अब उसका भाई या उसका दोस्त आके उसका चेक क्रॉस करने थोड़ी लग जाएगा, ऐसा ही है। वो जो बंदा है जिसका बैंक में अकाउंट है वो खुद अपना चेक लिखेगा, खुद साइन करेगा, खुद क्रॉस करेगा, कोई चौथे मोहल्ले से आके उसका चेक क्रॉस करने नहीं बैठ जाएगा। तो मोस्टली जो है वो ड्रॉयर ही क्रॉस कर रहा होता है अपना चेक। लेकिन हम कुछ इस तरह की केसेस देखते हैं कि ड्रॉयर के अलावा भी कोई चेक क्रॉस कर रहा होता है। मतलब कि चेक जब उसने इशू कर दिया, चेक बना के इशू कर दिया, अब क्या आगे भी कोई उसको क्रॉस कर सकता है या नहीं कर सकता? जो होल्डर है, अब जिसको चेक दिया गया है, किसी पर्सन को चेक दिया गया, किसी बैंकर को चेक दिया गया, बैंक में भेज दिया गया, क्या बैंक भी आगे क्रॉस कर सकता है कि नहीं कर सकता? ये सारी फीचर्स हम देखते हैं। या आपको एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह से आता है कि बताएं भाई चेक किस किस तरह से क्रॉस हो सकता है और कौन कौन क्रॉस कर सकता है। 4, 5, 6 मार्क्स का ये क्वेश्चन आपको आ रहा होता है, सिर्फ इस तरह से आ रहा होता है, बाकी इस तरह का कोई इधर से खास क्वेश्चन नहीं बन सकता। शायद वो केस स्टडी बना दे छोटी सी, लेकिन आप इस कंसेप्ट को समझ लेंगे तो आप हर इस तरह के क्वेश्चन को डील कर सकेंगे। अ क्रॉसिंग ऑथराइज्ड बाय द एक्ट इज अ मटेरियल पार्ट ऑफ अ चेक। ऑब्वियसली जो क्रॉसिंग है वो चेक का बड़ा मटेरियल पार्ट है। क्रॉसिंग से पूरी चेक की जो है वो डायरेक्शन ही चेंज हो जाती है। स्पेशल क्रॉसिंग कर दी तो वो चेक जिस बैंक के नाम पे क्रॉसिंग की है उस बैंक में जा रहा होता है। अगर जो है वो रेस्ट्रिक्टिव क्रॉसेस कर दी, अकाउंट पे ही लिख दिया, तो वो सिर्फ पे के अकाउंट में जा रहा होता है। डायरेक्शन बदल देती है क्रॉसिंग जो है वो पूरे चेक की। तो ये बड़ा मटीरियल पार्ट है क्रॉसिंग चेक का। It means that it is unlawful for any person to obliterate, add or alter the crossing except as authorized under the act। इसका क्या मतलब है कि जो चेक पे क्रॉसिंग है वो बड़ा मेजर मसला है, चेक का बड़ा मेजर पार्ट है। वो चेक को बहुत सारी चीज़ों के हवाले से चेंज कर रहा होता है। तो जो लॉ है उसने रेस्ट्रिक्ट कर दी है जो है ये क्रॉस करने की पावर सिर्फ कुछ लोगों तक। अब हम देखते हैं कौन कौन कर सकते हैं। सबसे पहले तो बात ये ध्यान में रख लें, जिसका चेक है, जो ड्रॉ कर रहा है, वो तो उसको कर ही सकता है। क्यों? उसका अकाउंट, उसके पैसे, उसका चेक, जो मर्जी करे। पहली बात, वो बंदा तो कर ही सकता है। उसके अलावा इशू कर दिया चेक, उसने ड्रॉ किया, उसने क्रॉस श्रॉस किया, जो भी किया उसने इशू कर दिया। अब क्या आगे क्या केस हो सकता है? पहला केस देखें, व्हेन अ चेक इज अनक्रॉस्ड। जिस बंदे ने चेक ड्रॉ किया उसने वैसा का वैसा इशू कर दिया, उसको बिल्कुल भी क्रॉस नहीं किया। अब जिस बंदे ने लिया है वो क्या कर सकता है? द होल्डर। कौन क्रॉस कर सकता है? होल्डर, जिसके हाथ में चेक आ गया। होल्डर की दो कंडीशंस हैं। होल्डर की दो कंडीशंस जो बंदा पूरी कर रहा है वो बंदा चेक क्रॉस कर सकता है, वो होल्डर बन गया। अब वो अनक्रॉस चेक को क्रॉस कर सकता है, क्रॉस इट जनरली और स्पेशली। वो उसे स्पेशली भी क्रॉस कर सकता है, स्पेशली क्रॉस करते हैं बैंक का नाम लिख के, जनरली क्रॉस कर सकता है सिंपल पैरेलल लाइंस के साथ। जिसने चेक बनाया उसने उसे क्रॉस नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, अनक्रॉस आगे ट्रांसफर कर दिया, होल्डर को दे दिया। अब जो होल्डर बन गया वो उसे जनरली भी क्रॉस कर सकता है और स्पेशली भी क्रॉस कर सकता है। इन केस वेयर चेक इज क्रॉस जनरली। अब जिसने चेक बनाया उसने जनरली क्रॉस कर दिया। जनरली क्रॉस का क्या मतलब है? उसने दो पैरेलल लाइंस ऊपर लेफ्ट कॉर्नर पे गालिबन ड्रॉ कर दी। द होल्डर में क्रॉस इट स्पेशली बाय एडिंग द नेम ऑफ द बैंकर। तो अब होल्डर क्या कर सकता है? जिसको उसने चेक दिया है
2 लाइंस उसने ड्रॉ करके दी थी, जनरली क्रॉस करके दिया था, वो उसको स्पेशली क्रॉस कर सकता है, होल्डर क्रॉस कर सकता है। होल्डर कौन होता है आपको पता होना चाहिए, 2 कंडीशंस हैं होल्डर की। होल्डर उसको स्पेशली क्रॉस कर सकता है, बीच में बैंकर का नाम लिख दे, फॉर एग्जांपल उसने क्रॉस करके दे दिया, वो बीच में मिजान बैंक लिख दे, वो बीच में अलाइड बैंक लिख दे, तो अब उसकी पेमेंट सिर्फ अलाइड बैंक या मिजान बैंक में ही हो रही होगी। वेयर अ चेक इज क्रॉस्ड जनरली और स्पेशली, अगर एक चेक जनरली या स्पेशली क्रॉस कर दिया गया है, अगर एक चेक जनरली या स्पेशली क्रॉस कर दिया गया, तब होल्डर क्या कर सकता है, जिसने चेक बनाया, जो मालिक था, उसने उसे जनरली क्रॉस किया। जनरली कैसे, 2 लाइन लिख दी, या उसने उसे स्पेशली क्रॉस किया। स्पेशली कैसे, बीच में बैंकर का नाम लिख दिया, तो होल्डर में ऐड द वर्ड नॉट नेगोशिएबल, होल्डर क्या कर सकता है, उसमें नॉट नेगोशिएबल वर्ड ऐड कर सकता है, जिससे ये नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग हो जाएगी। नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग हम अभी भी देख के आए हैं। तो देखें जनरली की अब कंडीशंस देखें, आपके पास 2 हो चुकी हैं। दूसरा केस देखें, व्हेन इट चेक इज क्रॉस जनरली, और तीसरे केस की भी पहली लाइन लिखें, व्हेन सिर्फ और से पहले देखें, व्हेन अ चेक इज क्रॉस जनरली। तो ये 2 कंडीशंस हैं। अगर जनरली क्रॉस हो तो वो स्पेशली भी क्रॉस कर सकता है, बीच में कुछ लिख के, बैंकर का नाम लिख के, और नॉट नेगोशिएबल लिख के नॉट नेगोशिएबली भी क्रॉस कर सकता है। स्पेशली की एक के अभी तक हमने केस देखा है। थर्ड वाला केस, अगर स्पेशली क्रॉस हो तो वो इसमें नॉट नेगोशिएबल का वर्ड ऐड करके इसको नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग कर सकता है। ठीक हो गया। अब स्पेशली की एक और जो है वो किस्म देख लेते हैं। वेयर अ चेक इज क्रॉस्ड स्पेशली, अगर चेक स्पेशली क्रॉस है तो क्या हो सकता है। अभी तक तो जितनी भी हम क्रॉसिंग कर रहा था वो कौन कर रहा था, होल्डर कर रहा था। लेकिन अगर चेक स्पेशली क्रॉस्ड है तो होल्डर कौन सी उसमें क्रॉसिंग कर सकता है, नॉट नेगोशिएबल। बैंकर उसमें कौन सी क्रॉसिंग कर सकता है, अब होल्डर की बात नहीं हो रही है, बैंकर की हो रही है। क्यों, स्पेशली क्रॉस चेक का क्या मतलब होता है कि स्पेसिफिक बैंक जिसके नाम पे चेक क्रॉस है वही उसी को पेमेंट की जाएगी। द बैंकर टू हुम इट इज क्रॉस्ड may again cross it specially to another banker his agent for collection। ये बड़ी गहरी बात है और इसी बात के ऊपर आगे आपके 4 से 5 टॉपिक्स हमने पढ़ लेने हैं, सिर्फ इसी बात के ऊपर। इस बात को यहीं पे आप थोड़ा समझ लें। द बैंकर टू हुम इट इज क्रॉस्ड मे अगेन क्रॉस इट स्पेशली टू अनदर बैंकर, कि अगर कोई चेक स्पेशली क्रॉस है, कोई चेक स्पेशली क्रॉस है तो होल्डर क्या कर सकता है, चौथे केस में देखें तो तीसरे केस में देखें, होल्डर क्या कर सकता है, होल्डर नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग कर सकता है बस। उसके बाद बैंकर क्या कर सकता है, बैंकर सिर्फ एक काम कर सकता है, उसको अगेन क्रॉस करते हैं किसी और बैंक के नाम पे, वो बैंक उसका एजेंट बन जाएगा कि भाई फला बैंक से जो जाके पैसे ले रहे हैं, हमारे पास फंड नहीं है या कोई भी मसला है उनका, वो उनका पर्सनल मसला है, वो मसले हमने डिस्कस नहीं करने। बैंक जो है वो किसी दूसरे बैंक के नाम पे उसको क्रॉस कर सकता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ इसकी। मिस्टर ए ने जो है वो चेक ड्रॉ किया, मिस्टर ए ने चेक ड्रॉ किया, चेक में ड्रॉई कौन था, पैसे किसने देने थे, मिजान बैंक ने। मिजान बैंक ने पैसे पैसे देने थे मिजान बैंक ने। देखिए पहले आप सर्किट समझें, प्रैक्टिकली क्या हो रहा होता है, एक किताब से बाहर की बात है, ये मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ कि एक्चुअली हो क्या रहा होता है। जब भी कोई चेक जो है वो स्पेशली क्रॉस होता है ना, जब भी कोई चेक पहले देखें क्रॉस ही नहीं होता तो क्या होता है, आप चेक बनाते हैं, वो चेक मिस्टर ए को ए बनाता है, मिस्टर चेक वो मिस्टर बी को दे देता है, वो किसी किस्म का कोई क्रॉस नहीं है, वो चेक है जी ड्रॉई उसमें है मिजान बैंक, वो मिजान बैंक में जाता है, मिजान बैंक में वो चेक पेश करता है, मिजान बैंक उस बंदे को पेमेंट कर देता है, मिजान बैंक उस बंदे को पेमेंट कर देता है, काम खत्म हो जाता है। अगर स्पेशली क्रॉस चेक है, स्पेशली क्रॉस चेक है, ड्रॉई उसमें मिजान बैंक है, लेकिन स्पेशली क्रॉस किस नाम पे है, पहले तो देखें उसने चेक ड्रॉ किया, मिजान बैंक का चेक है, उसमें ड्रॉई मिजान बैंक है, ये बिल ऑफ एक्सचेंज है ना, तो ऑर्डर दे रहा है मिजान बैंक को कि भाई तुमने पेमेंट कर देनी है। ऊपर से उसने उसको स्पेशली क्रॉस कर दिया, स्पेशली क्रॉस कर दिया अलाइड बैंक के नाम पे। अब मिजान बैंक पेमेंट किसको करेगा, अलाइड बैंक को करेगा, अलाइड बैंक को करेगा। तो जिस बंदे के पास वो चेक होते हैं ना, वो अब मिजान बैंक में चेक लेके नहीं जा रहा होता, वो अलाइड बैंक में लेके जा रहा होता है। अलाइड बैंक में लेके जाता है, वो चेक पेश करता है। अलाइड बैंक कौन है, जिसके नाम पे स्पेशल क्रॉसिंग की गई है। अलाइड बैंक वो चेक पकड़ता है,
मिज़ान बैंक को वो चेक भेजता है या मिज़ान बैंक को फ़ोन करता है, फलां फलां नंबर आपके जो है वो चेक से आया है, चेक नंबर आया है, आपने ये पेमेंट करनी है, आपको हुक्म है। मिज़ान बैंक कहता है ठीक है हमने पेमेंट करनी है, या फ़ोन करके पूछता है या वो चेक उनको भेज देता है कि भाई पेमेंट करो, हमने कस्टमर को पेमेंट करनी है। मिज़ान बैंक वाले वो पेमेंट कर देते हैं, अलाइड बैंक वाले उस कस्टमर को पेमेंट कर देते हैं। या फिर जो यूजुअली हो रहा होता है, आप चेक लेके जाते हैं, अलाइड बैंक वाले जो हैं वो उस चेक को अच्छी तरह चेक करते हैं, उनके पास मशीन वगैरह होती है, वो स्कैन करते हैं चेक को और वो आपको पेमेंट दे देते हैं। बाद में वो चेक मिज़ान बैंक को ट्रांसफ़र करते हैं और वो कहते हैं कि भाई हमने फ़लाँ बंदे को पेमेंट दी थी, ये चेक हमारा आया था, तो आपकी तरफ हमारे इतने पैसे बनते हैं, आप हमें पेमेंट दे दो। तो मिज़ान बैंक उनको पेमेंट दे देता है। असल में प्रैक्टिकल में ये हो रहा होता है, असल में ये जो है वो कहानी चल रही होती है। तो शायद थोड़ा दूर निकल गए। तो बैंक यहाँ पे हम बात कर रहे थे, अगर किसी बैंकर के पास चेक आया है, इसी तरह हम बात करते हैं मिस्टर ए ने मिस्टर बी को चेक दिया, वो उसमें ड्रॉई कौन है? मिज़ान बैंक है, यानी पैसे मिज़ान बैंक ने देने हैं, लेकिन वो क्रॉस किसके नाम पे है? अलाइड बैंक के नाम पे है। वो अलाइड बैंक में चला जाता है, अलाइड बैंक में चला जाता है, उसे कहता है ये लो भाई चेक। अलाइड बैंक चेक को चेक करता है, स्कैन करता है, वो कहते हैं चेक बिल्कुल ठीक है, लेकिन यार ये 10 करोड़ का चेक, ये 10 लाख रुपए का चेक है, अभी फिल वक्त हमारे पास इतना कैश तो नहीं पड़ा हुआ। वो उसको क्रॉस कर देते हैं, आगे और क्रॉस कर देते हैं पंजाब बैंक में। वो कहते हैं ये लो भाई पंजाब बैंक में इस चेक को ले जाओ, वहाँ जाके पेमेंट ले लो। पंजाब बैंक में जाते हैं, पंजाब बैंक जो है वो उस चेक को जो है वो अच्छी तरह चेक करता है और उसके बाद वो पेमेंट कर देता है। पंजाब बैंक पैसे किससे लेगा? अब वो जो मिज़ान बैंक है, जो ड्रॉई है, जिसने पैसे देने हैं, पंजाब बैंक उससे पैसे ले सकता है। उन्हें कहेगा कि भाई आप ड्रॉई थे, ये चेक जो है वो पहले मिज़ान बैंक से हमारे पास आया, मिज़ान बैंक के नाम पे क्रॉस हुआ था, उन्होंने हमारे नाम पे क्रॉस कर दिया, लेकिन ड्रॉई आप हैं, आपने पैसे देने थे, इनकी पेमेंट कर दें। मिज़ान बैंक उनको पेमेंट कर देता है। ये सीन प्रैक्टिकली चल रहा होता है। तो इसी तरह जो बैंकर है जिसके नाम पे क्रॉस है, चेक क्रॉस है, वो उसे आगे किसी और के नाम पे जो है वो क्रॉस कर देता है। अब जो पंजाब बैंक ने काम किया वो किया एज एन एजेंट ऑफ अलाइड बैंक, एज एन एजेंट ऑफ अलाइड बैंक। उन्होंने अलाइड बैंक का काम था पैसों को कलेक्ट करना, पंजाब बैंक ने अलाइड बैंक के बिहाफ पे वो जिम्मेदारी खुद कबूल कर ली और पैसे खुद कलेक्ट कर लिए और जाके मिज़ान बैंक से वो पैसे ले लिए। इस तरह का केस चल रहा होता है। तो मेन बात यहाँ से जो हमारे समझने की निकली कि अगर एक बैंकर के नाम पे चेक क्रॉस है तो वो किसी और बैंकर के नाम पे भी उस चेक को क्रॉस करके, वो जो नए बैंकर के नाम पे उसने चेक क्रॉस किया होगा वो उस बैंक का एज एन एजेंट काम कर रहा होगा। तो स्पेशली चेक को इस तरह एक बैंकर भी किसी और बैंक के नाम पे क्रॉस कर सकता है। अब दोबारा शुरू से देखें, जब क्रॉस नहीं है चेक, जिसने बनाया उसने क्रॉस नहीं किया हुआ, तो जिसके पास चेक आया है, जो होल्डर है, वो उसे जनरली भी क्रॉस करता है, स्पेशली भी क्रॉस कर सकता है। लेकिन अगर वो जनरली पहले से क्रॉस है, दूसरा और तीसरा स्टेप, अगर वो जनरली क्रॉस है तो उसमें ऐड कर सकता है बैंकर का नाम, जिससे वो स्पेशली क्रॉस हो जाएगा, या उसमें ऐड कर सकता है नॉट नेगोशिएबल, जिससे वो नॉट नेगोशिएबल क्रॉस हो जाएगा। लेकिन अगर स्पेशली क्रॉस है तो होल्डर सिर्फ उसे नॉट नेगोशिएबल क्रॉस कर सकता है और दूसरा बैंकर जिस बैंक के नाम पे वो स्पेशली क्रॉस है वो उसे आगे किसी और बैंक के नाम पे एक बार और स्पेशली क्रॉस कर सकता है। यहाँ से हमें नतीजा ये निकला कि कोई भी होल्डर स्पेशल क्रॉसिंग सिर्फ नॉट नेगोशिएबल की हद तक कर सकता है, किसी और बैंक के नाम पे स्पेशल क्रॉसिंग नहीं कर सकता। ऐसी बात है ना, एक होल्डर जिसके पास स्पेशली क्रॉस बैंक चेक पहुंचा हुआ है, चेक स्पेशली क्रॉस है अलाइड बैंक के नाम पे, अब वो उसे मजीद स्पेशली क्रॉस नहीं कर सकता, अलाइड बैंक का नाम काट के किसी और का नाम लिख दे, वो ऐसा नहीं कर सकता। वो सिर्फ उसे नॉट नेगोशिएबल क्रॉस कर सकता है कि भाई मेरी हिफाजत हो जाए। अपनी हिफाजत करने के लिए सिर्फ ये हक उसे दिया है कि भाई मेरी हिफाजत हो जाए, अगर मुझसे गुम भी हो जाए तो ज़्यादा मसला ना हो, ये हक उससे दिया हुआ है। नॉट नेगोशिएबल क्रॉस कर सकता है, लेकिन स्पेशली क्रॉस चेक को किसी और बैंक के नाम पे क्रॉस नहीं कर सकता। ये हक सिर्फ किसके पास है? उस बैंक के पास जिसके नाम पे ये पहले से स्पेशली क्रॉस हुआ है। ठीक है, ये बात थी, सिंपल सी बात है। ये केसेस हैं, इनको भी आप अंडरस्टैंड कर लें। तो अगर इसमें से कोई बात आपको समझ में नहीं आती तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब हम बाकायदा क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। पहला क्वेश्चन, ऑटम 2020 में, भाई ये बिल्कुल भी पुरानी बात नहीं है। ऑटम 2018 में भी
और आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1 भी 3 मार्क्स का। क्या पूछा उसने? नॉट नेगोशिएबल का क्या मतलब होता है, बस यस वो पूछ लेता होता है, क्योंकि जब वो टाइप्स पूछने पे आएगा ना तो सबसे मुनफरिद टाइप ये नॉट नेगोशिएबल वाली है। बाकी तो उसे पता ही है, बच्चों ने एक बार पढ़ना उनको याद हो जाना, तो ये नॉट नेगोशिएबल वाली बात ही वो ज़्यादातर पूछ रहा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 मार्क्स के लिए आया, स्प्रिंग 2015 में भी आया, ऑटम 2009 में भी आया, यानी ऑटम 2009 में आया, उसके बाद 6 साल बाद दोबारा जो है वो रिपीट हो गया, फिर 15 में आया, तो अब 6-7 साल बाद दोबारा रिपीट हो सकता है कि नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 2 है और आया भी था 5 मार्क्स का। क्या क्वेश्चन था? अंडर द प्रोविजन ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट 1881 आइडेंटिफाई द पर्सन हु मे क्रॉस द चेक आफ्टर इट्स इशू। इशू के बाद कौन कौन चेक को क्रॉस कर सकता है, एंड द मैनर इन विच इट मे बी क्रॉस, और किस तरह से क्रॉस कर सकता है। वो जो डब्बा था नहीं, अभी हम पढ़ के आए, अनक्रॉस हो तो उसे होल्डर क्रॉस कर सकता है, स्पेशली जनरली क्रॉस हो तो क्या कर सकते हैं, स्पेशली क्रॉस हो तो क्या कर सकते हैं, वो डब्बा सारा लिख देना था, उसके आपको 5 मार्क्स मिल जाने थे। स्प्रिंग 15 में ये क्वेश्चन और ऑटम 2009 में ये क्वेश्चन आया था। आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 2 भी है। इसी तरह से यहाँ से सिंपल क्वेश्चन आ रहे होते हैं। ये तो उसने हद ही कर दी, 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा स्प्रिंग 2013 में। क्वेश्चन क्या पूछा? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म चेक, चेक की डेफिनेशन, व्हेन इज अ चेक डीम्ड टू बी क्रॉस्ड जनरली, और जनरल क्रॉसिंग क्या होती है, 6 मार्क्स की। इतने मजे पहले ही होते थे कि इतना छोटा सा सवाल वो 6 मार्क्स के लिए पूछ लिया करता था, अब वो 6 मार्क्स के लिए बिल्कुल नहीं पूछ सकता। वो कितने मार्क्स के लिए पूछेगा? अगर यही सवाल पूछेगा तो चेक की डेफिनेशन का 1 नंबर रख देगा, जनरल क्रॉसिंग के 2 नंबर रख देगा, 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछ लेगा। इससे ज़्यादा नंबर वो वेस्ट नहीं करेगा इतने आसान क्वेश्चन पे। तो ये आंसर भी आप कर सकते हैं। ऑटम 2009 में 7 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आया। क्या क्वेश्चन आया? एक्सप्लेन द टर्म चेक एज डिफाइंड इन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। चेक तो आ गया भाई डेफिनेशन। एंड लिस्ट डाउन द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड चेक। सारे इसके एसेंशियल लिख दो। 7 मार्क्स का क्वेश्चन आया ऑटम 2009 में। तो इस तरह से यहाँ से ज्यादातर क्रैमिंग के क्वेश्चन वो आप लोगों से पूछ रहा होता है। मूव करते हैं आज के अपने लास्ट पार्ट पे, जो है पेमेंट ऑफ चेक। बड़ा मजेदार पार्ट है ये। पेमेंट ऑफ चेक क्रॉस्ड स्पेशली मोर देन वंस। अब जो मैंने आपको सिस्टम समझाया ना किस तरह से बैंक में असल में पेमेंट हो रही होती है, अगर तो चेक क्रॉस नहीं है तो जो ड्रॉई है सीधा उसके पास, जो ड्रॉई बैंक है, बैंक ही हो सकता है चेक के केस में, ड्रॉई सीधा उसके पास जाते हैं, उसे कहते हैं पेमेंट दे दो भाई, वो पेमेंट दे देता है। अगर तो स्पेशली क्रॉस्ड है तो जिस बैंक के नाम पे स्पेशली क्रॉस होता है ना बंदा, पर्सन जो है उसके पास जाता है, वो बैंक जो है वो अपनी तसल्ली करने के बाद उसे पेमेंट दे देता है। बाद में वो जो ड्रॉई बैंक था उसे चेक फॉरवर्ड करके कहता है कि भाई आपका बंदा आया था, उसे पेमेंट दे दी है आपके बेहाफ पे, अब आप हमें पेमेंट कर दें। वो उसको पेमेंट कर देते हैं। इस तरह का केस जो है प्रैक्टिकली चल रहा होता है, असल में चल रहा होता है। ये बुक में नहीं लिखा हुआ, ना ही जाके आपने पेपर में लिख के आ जानी है मेरी ये बात, कहीं आप पेपर में लिख के आ जाएं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है, ना ही ये आपसे क्वेश्चन पूछेगा, बुक के लिए भी नहीं है। इससे आपको आगे काफ़ी सारा कंसेप्ट समझ आ रहे होंगे। पेमेंट ऑफ अ चेक क्रॉस्ड स्पेशली मोर देन वंस। यहाँ पे तो मैं आपसे पहले एक क्वेश्चन पूछूंगा, क्या जो चेक स्पेशली क्रॉस्ड है वो एक से ज्यादा दफा स्पेशली क्रॉस्ड हो सकता है? क्या जो चेक स्पेशली क्रॉस्ड है, हम अभी भी पढ़ के आ रहे हैं, क्या जो चेक जो स्पेशली क्रॉस्ड है वो एक से ज्यादा दफा स्पेशली क्रॉस्ड हो सकता है? आप कहेंगे सर अगर कोई चेक स्पेशली क्रॉस्ड है ना तो जो होल्डर है वो उससे सिर्फ नॉट नेगोशिएबल क्रॉस कर सकता है, एक से ज्यादा दफा किसी और बैंक के नाम पे क्रॉस नहीं कर सकता। ये जो है वो सिर्फ एबिलिटी जो है वो एक बैंक के पास है कि जिस बैंक के नाम पे वो स्पेशल क्रॉसिंग की हुई है वो आगे किसी बैंक को क्रॉस कर सकता है, जो कि उसके एजेंट के तौर पे अमाउंट जो है वो बंदे को पे करेगा, बाद में बैंक से कलेक्ट कर लेगा। बिल्कुल सही यही बात लिखी हुई है। वेयर अ चेक इज क्रॉस स्पेशली टू मोर देन वन बैंकर। अभी एक्सेप्ट वाले फ्रेज को छोड़ें। When the check is crossed especially to more than one banker, अगली लाइन, the banker to whom it is drawn shall refuse payment। ठीक है कि अगर एक से ज्यादा बार उसे स्पेशली क्रॉस कर दिया गया है
तो बैंक को पेमेंट नहीं करनी चाहिए, बैंक को रिफ्यूज कर देनी चाहिए पेमेंट। हम अभी भी पढ़ के आए हैं किसी के पास अथॉरिटी नहीं है एक से ज्यादा बार स्पेशली क्रॉस करने की चेक को, ऐसा ही है ना। किसी होल्डर के पास अथॉरिटी नहीं है, वो सिर्फ नॉट नेगोशिएबल भी इसमें ऐड कर सकता है। एक ही चेक जो स्पेशली क्रॉस हुआ है उसे बार बार काट काट के अगले बैंक का नाम नहीं लिख सकता, उसके पास अथॉरिटी नहीं है। तो अगर किसी ने ऐसा काम कर दिया है, एक स्पेशली क्रॉस चेक था, उसका बैंक का नाम काट के एक और बैंक का नाम लिख दिया, उसे एक और बार स्पेशली क्रॉस कर दिया, तो ये इनवैलिड स्टेप था। अगर वो के पास चेक जाता है तो चेक बैंक को चाहिए उसकी पेमेंट ना करे, एक्सेप्ट व्हेन क्रॉस, अब एक्सेप्शन पढ़े, एक्सेप्ट व्हेन क्रॉस टू एन एजेंट फॉर कलेक्शन। एजेंट फॉर कलेक्शन वाला क्या केस है, अभी हम लास्ट में पढ़ के आए एजेंट फॉर कलेक्शन वाला केस कि जो बैंकर है जिसके नाम पे क्रॉस हुआ है वो आगे किसी और बैंक के नाम पे क्रॉस कर दे तो वो बैंक उसका एजेंट के तौर पे काम करेगा। बस यही बात, क्या बात है कि जो चेक स्पेशली क्रॉस्ड है, कोई भी होल्डर उसको एक से ज्यादा दफा स्पेशली क्रॉस नहीं कर सकता। अगर वो ऐसा करता है तो बैंक पेमेंट को रिफ्यूज कर देगा। लेकिन जिस बैंक के नाम पे स्पेशली क्रॉस है वो उससे आगे किसी और बैंक के नाम पे स्पेशली क्रॉस कर सकता है। ऐसे केस में जिस बैंक के नाम पे उसने स्पेशली क्रॉस किया है वो उसका एजेंट के एक कलेक्टिंग एजेंट के नाम से एजेंट के तौर पे काम करेगा। बस ये मेन कंसेप्ट है इसका। इसकी एग्जांपल देखते हैं, आपको मजीद चीजें क्लियर हो जाएंगी। आजम ड्रॉन अ चेक ऑन एबीसी बैंक इन फेवर ऑफ बाबर। आजम ने चेक ड्रॉ किया, पेई कौन है, बाबर है, ड्रॉई कौन है, जिसने पैसे देने एबीसी बैंक है। इतना क्लियर हो गया ना पहली लाइन। आजम ने चेक ड्रॉ किया है, बाबर पेई है, बाबर को पैसे देने हैं, और पैसे किसने देने हैं, एबीसी बैंक ने देने हैं। एबीसी के बैंक का चेक ड्रॉ किया है, एबीसी बैंक को हुक्म दिया कि भाई बाबर को पैसे दो। आजम हैड क्रॉस चेक स्पेशली ट्वाइस मेंशनिंग द नेम ऑफ XYZ बैंक एंड KLM बैंक। चाहे ड्रॉयर ही क्यों ना है उससे भी एक से ज्यादा बार चेक को स्पेशली क्रॉस करने की इजाजत नहीं है। आजम ने क्या किया, चेक को क्रॉस कर दिया। किस तरह से क्रॉस किया, पहले XYZ बैंक के नाम पे क्रॉस किया, फिर उसे याद आया कि नहीं यार XYZ के बैंक के नाम पे नहीं, KLM बैंक के नाम पे करते हैं, फिर KLM बैंक के नाम पे कर दिया। अब अब क्या करेगा, बाबर जो है जिसको चेक दिया, जो पेई है, वो जाएगा KLM बैंक के पास या XYZ बैंक के पास, जिसके पास भी जाए उन्हें ही चाहिए कि भाई वो ही रोक दे कि भाई हम पेमेंट नहीं कर सकते, ये एक अलग बार जो है वो क्रॉस किया गया। अगर वो पेमेंट कर देते हैं और बाद में एबीसी बैंक को कांटेक्ट करते हैं कि भाई आपके नाम पे पेमेंट की थी, ये चेक देख लें, एबीसी बैंक कहेगा कि भाई कौन सा चेक, आपको लॉ नहीं पता, आपको पता नहीं है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट 1881 में लिखा हुआ है कि एक से ज्यादा बार अगर चेक क्रॉस किया हुआ है तो उसको एक्सेप्ट ही नहीं करना। आपने एक्सेप्ट ही क्यों किया है, हम आपको पेमेंट नहीं करेंगे, आपके जो पैसे गए सो गए। अगर तो KLM ये बैंक या XYZ बैंक पहले पेमेंट कर रहा है, बाद में एबीसी से कंफर्म कर रहा है। लेकिन अगर वो पहले ही, आजकल तो डिजिटल दौर है ना, जो है वो हमें नए तरीके से सोचना चाहिए। वो पिक्चर ले चेक की और सीधा एबीसी बैंक को मेल कर दे कि उन्हें कि भाई ये चेक आया, इसकी पेमेंट करनी है कि नहीं करनी, आप हमें पेमेंट कर दोगे इसकी। वो कहे भाई ठीक है ये चेक ठीक है तो कर दो पेमेंट, अगर नहीं कहता तो ना करो। ये मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ, इस तरह से आप लोग जो है वो बैंक में आप काम कर सकते हैं। लेकिन बैंक में क्या हो रहा है, हमें फिलहाल उससे सरोकार नहीं है। हमें किस चीज़ से सरोकार है कि अगर एक से ज़्यादा बार जो चेक है वो एक से ज़्यादा बार क्रॉस किया किसी होल्डर ने, तो बैंक उसको रिफ्यूज़ करेगा पे करने से। बस हमें इस बात से सरोकार है। अगली बात की तरफ चलते हैं। जाजिब ड्रॉन अ चेक ऑन एबीसी बैंक इन फेवर ऑफ गालिब। जाजिब ने एबीसी बैंक का चेक जो है वो गालिब की फेवर में ड्रॉ किया। ड्रॉई कौन है, एबीसी बैंक। ड्रॉयर कौन है, जासिब, उसने सब चेक ड्रॉ किया है। पेई कौन है, एक ही बंदा रह गया, गालिब, वो पेई है। ही क्रॉस चेक स्पेशली मेंशनिंग द नेम ऑफ XYZ बैंक। उसने क्या किया, चेक को स्पेशली क्रॉस किया XYZ बैंक के नाम पे। तो स्पेशल क्रॉसिंग तो जायज़ है ना, एक बार बिल्कुल जायज़ है। अब गालिब क्या करेगा, उस चेक को उठा के XYZ बैंक के पास जाएगा जिसके नाम पे उसे क्रॉस किया हुआ है। अब XYZ बैंक क्या करता है, XYZ बैंक क्रॉस इट स्पेशली अगेन इन द फेवर ऑफ KLM बैंक। XYZ कहता है यार हमारे पास ना पैसे शॉर्ट हैं, थोड़े से, इतना ज़्यादा कैश हमारे पास पड़ा नहीं हुआ, बहुत बड़ा आप जो है वो चेक लेके आ गए हो, मैं KLM
बैंक के नाम पे इसको क्रॉस करता हूँ, वहां से जाके पेमेंट रिसीव कर लो। हु शैल कलेक्ट द अमाउंट फ्रॉम ABC बैंक एज एजेंट ऑफ XYZ बैंक। अब KLM बैंक के नाम पे क्रॉस हुआ है, गालिब लेके गया चेक को KLM बैंक के पास, KLM बैंक ने जो है वो पेमेंट कर दी। अब KLM बैंक ABC बैंक से जो है वो पेमेंट कलेक्ट कर सकता है एज एजेंट ऑफ XYZ बैंक। क्यों? मोर देन वन टाइम क्रॉसिंग तो हुई है, लेकिन क्रॉसिंग किसने की है? स्पेशल क्रॉसिंग मोर देन वन टाइम तो हुई है, लेकिन किसने किया? जिसके नाम पे स्पेशल क्रॉसिंग हो चुकी थी उसी ने उसको आगे स्पेशल क्रॉस कर दिया। अब वो आगे जिस बैंक के नाम पे KLM बैंक के नाम पे स्पेशल क्रॉस किया है वो XYZ बैंक के एजेंट के तौर पे काम करेगा, और उसके एजेंट के तौर पे ही ABC बैंक से कहेगा कि भाई हमने पेमेंट की है, अब हमें पेमेंट कर दो। तो ABC बैंक पेमेंट को रिफ्यूज नहीं कर सकता। ABC बैंक ये नहीं कह सकता कि भाई आपने पेमेंट की है, मोर देन वन क्रॉस था, आपको चेक करना चाहिए था। मोर देन वन क्रॉसिंग, मोर देन वन टाइम स्पेशल क्रॉसिंग जो है वो इलीगल होती है। ABC बैंक ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह सकता। क्यों? क्योंकि अब जिस बंदे ने क्रॉस किया है उसके पास क्रॉस करने की अथॉरिटी मौजूद थी। ठीक है, ये हमारा मेन कंसेप्ट है पेमेंट ऑफ चेक क्रॉस स्पेशली मोर देन वंस का। अगर अभी भी कोई चीज़ आपको समझ नहीं है, या आप इसको दोबारा से प्ले कर सकते हैं। अगर फिर भी कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है, मैंने आपका पर्सनल नंबर दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं उसके थ्रू, और मैं आपको इससे और अच्छी तरह मज़ीद एक्सप्लेन कर दूंगा अगर आपको समझ नहीं आती। फिलवक्त वैसे आपको अब तक समझ आ जानी चाहिए। आगे पेमेंट ऑफ क्रॉस चेक इन ड्यू कोर्स, नाम से देखें आप, पेमेंट ऑफ क्रॉस चेक इन ड्यू कोर्स। ड्यू कोर्स का मतलब अभी तक तो आप समझ चुके होंगे कि भाई ईमानदारी से, अच्छे तरीके से। होल्डर इन ड्यू कोर्स, ईमानदार होल्डर, अच्छे वाला होल्डर, प्यारा प्यारा मासूम होल्डर, साफ शफाफ होल्डर। इसी तरह ये इन ड्यू कोर्स का मतलब है ईमानदार पेमेंट। अब खुद सोचें भाई, अगर कोई बैंक ईमानदारी से पेमेंट कर रहा है तो क्या उसको कोई सजा मिलनी चाहिए? मिलनी चाहिए? नहीं मिलनी चाहिए। यही हमारा केस है। वेयर द बैंकर on whom a cross check is drawn makes a payment in due course, कि भाई ईमानदारी से पेमेंट कर रहा है, जिस बैंकर को चेक जो है वो क्रॉस हुआ है उस बैंकर ने ईमानदारी से पेमेंट कर दिया। द पेइंग बैंकर एंड ड्रॉयर आर इंटाइटल्ड टू बी पोजिशन्ड एज इफ द चेक हैड बीन पेड टू एंड रिसीव्ड बाय द ट्रू ओनर देयर ऑफ। इसका क्या मतलब है? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ये एग्जांपल वैसे हमने पीछे भी एक बार पढ़ी हुई है, शायद मैं दूं दोबारा तो आपको जो है वो फिर से ज़हन में आ जाए। मिस्टर ए जो है ना, उसने चेक ड्रॉ किया, और चेक रेस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग था। रेस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग जब से हम पढ़ी है नहीं आई, तो मैंने सोचा आप लोगों को भूल ना जाए। रेस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग की एग्जांपल देखते हैं। रेस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग का क्या मतलब है? अकाउंट पेई ओनली, जिस बंदे का नाम पेई के तौर पे चेक पे लिखा हुआ है सिर्फ उसी बंदे के अकाउंट में पे होगी। अकाउंट पेई कौन था? मिस्टर बी। मिस्टर बी अकाउंट पेई था। मिस्टर ए ने जो है वो चेक ड्रॉ किया और उसको रेस्ट्रिक्टिव क्रॉस किया कि अमाउंट सिर्फ मिस्टर बी के जो है वो अकाउंट में ट्रांसफर होनी चाहिए। मिस्टर बी से वो चेक गुम हो गया। जिस बंदे को मिला ना उसका नाम भी मिस्टर बी था। उसने चेक उठाया, जल्दी जल्दी चला गया सीधा बैंक के अंदर। उसने बैंक को कहा, बैंक जी मुझे इतने पैसे दे दें, ये लें चेक। बैंक ने चेक पकड़ा, बैंक ने कहा आप मिस्टर बी हो? उसने कहा जी मैं मिस्टर बी हूँ। उसने कहा अपना ID कार्ड दिखाओ। उसने कहा ये देखो मेरा ID कार्ड, मैं मिस्टर बी हूँ। उस पर भी उसका नाम मिस्टर बी लिखा हुआ था। बैंक ने पेमेंट कर दी। अब वो जो पेमेंट हुई है उसमें ना ही बैंक की कोई जिम्मेदारी बनेगी और ना ही ड्रॉयर की कोई जिम्मेदारी बनेगी। सारी जिम्मेदारी उसकी जिसने चेक गुम कर दिया कि भाई तुमने संभाल के रखना था। अब तो इस तरह का मसला हो चुका है, ड्रॉयर भी अपनी लायबिलिटी से फ्री, बैंक भी अपनी लायबिलिटी से फ्री। यहाँ पे क्या हुआ? बैंक ने ईमानदारी से अच्छे तरीके के साथ जो है वो अपनी बिल्कुल नेग्लिजेंस के बगैर, किसी भी किस्म की कोताही के बगैर उन्होंने अच्छे तरीके के साथ अपनी तसल्ली करके वो पेमेंट कर दी है। अगर कोई भी इंडिकेशन उनको नज़र आ रही होती जिससे पता चल रहा होता है ये बंदा वो नहीं है,
तो फिर वो पेमेंट कर देता। फिर तो हम कहते हैं कि भाई गलत हुआ। बैंक बेचारा क्या करे, जो बैंकर उधर बैठा हुआ था, जो काउंटर पे एक अकाउंटेंट बैठा हुआ था, उसने अपनी तसल्ली की, उसका नाम भी मिस्टर बी था, अकाउंट पे ही भी मिस्टर बी था, तो उसने वो पेमेंट कर दी। अब उसने पेमेंट इन ड्यू कोर्स की है, तो अब उसको लायबल नहीं ठहराया जा सकता, ना ही ड्रॉयर को ठहराया जा सकता। ड्रॉयर ने तो अपना काम किया था बेचारे ने, उसने चेक लिख के पेई को दे दिया था, पेई के नाम पे उसने क्रॉस भी कर दिया था कि पेई को कोई नुकसान ना हो, लेकिन इसके बावजूद पेई अपनी कोताही से उसे गंवा बैठा। तो अब जो है वो डिस्चार्ज हो गया बैंकर भी, डिस्चार्ज हो गया ड्रॉयर भी। इसी तरह के हम पर आईकेप स्ट्रेट टेक्स्ट में भी है आपके, उसको हम देखते हैं। काशिफ गेव अ चेक ड्रॉन ऑन एबीसी बैंक। अब ये जो कंसेप्ट हमने पढ़ा नहीं, आगे भी रिपीट होगा। अब 2-3 टॉपिक बड़े फीके से आ जाएंगे, सारों में एक ही बात हो रही होगी, आप सुन सुन के थक जाएंगे, आप कहेंगे सर बस कर दें। काशिफ गेव अ चेक ड्रॉन ऑन एबीसी बैंक फॉर ₹10,000 टू मुनव्वर विद अकाउंट पेई क्रॉसिंग। काशिफ ने रेस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग की है साहब, पता चल रहा है अकाउंट पेई का नाम आ जाए आपके जेन में फौरन ही नाम आना चाहिए, क्रॉसिंग का क्या नाम होता है, इस तरह से आप लोगों ने याद किया हुआ हो इसको। अकाउंट पेई क्रॉसिंग की हुई है, रेस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग की हुई है काशिफ ने, और वो चेक दे दिया है जी। एबीसी बैंक जो है वो ड्रॉई है, मुनव्वर को दे दिया। मुनव्वर पेई है, एबीसी बैंक ड्रॉई है, काशिफ ड्रॉयर है, और जो चेक है वो रेस्ट्रिक्टिवली क्रॉस है। Another person named Munawwar having account in XYZ bank stole the check and presented for credit to his account. मुनव्वर जिसको वो चेक मिला, उसका बैंक अकाउंट XYZ बैंक में है, उसने चेक जो है वो चोरी कर लिया, उसने चेक चोरी कर लिया। द चेक एंड प्रेजेंटेड फॉर क्रेडिट टू हिज अकाउंट, और जाके बैंक में जो है वो जमा कर दिया कि भाई पेमेंट कर दो। एबीसी बैंक पेड द अमाउंट इन ड्यू कोर्स टू XYZ बैंक। एबीसी बैंक ने क्या किया, XYZ बैंक के पास, XYZ ने बैंक जो है वो चेक जो था एबीसी बैंक को ट्रांसफर किया। एबीसी बैंक ने उसे चेक किया, अकाउंट पेई जो है वो क्रॉसिंग है इसकी, पेई कौन है, मुनव्वर है। ये बंदा लेके कौन आया है चेक, वो भी मुनव्वर लेके आया। उन्होंने कहा ठीक है, पेमेंट उन्होंने कर दी XYZ को, XYZ ने पेमेंट आगे उस बंदे को कर दी। XYZ क्रेडिट द अमाउंट टू द क्रेडिट ऑफ फेक मुनव्वर, जो नकली मुनव्वर था जिसने चोरी किया था चेक, उसको कर दी। Who then withdrew the amount from his account, और मुनव्वर ने क्या किया, अमाउंट अपने अकाउंट से निकाल ली। एबीसी बैंक एज पेइंग बैंकर एंड काशिफ शैल बी इंटाइटल्ड टू बी पोजिशनड एज इफ चेक हैड बीन पेड टू द ट्रू ओनर। तो बैंक की, एबीसी बैंक की और काशिफ जो कि ड्रॉयर था, उनकी पोजीशन कैसी है इस वक्त, ऐसी पोजीशन है जैसे कि वो रियल मुनव्वर को पे किया गया है, जैसे कि वो रियल मुनव्वर को पे किया गया। क्यों, क्योंकि बैंक ने तो अपने ड्यू कोर्स में काम किया और काशिफ ने भी अकाउंट पे ही रेस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग करके अपनी तसल्ली पूरी कर ली थी। अब ना काशिफ की कोई गलती नजर आ रही है, ना बैंक की कोई गलती नजर आ रही है। अब तो ये अल्लाह की तरफ से दोनों इंसानों का जो है वो नाम भी सेम निकल आया, उनकी डिटेल्स भी सेम निकल आई, तो उसको पेमेंट हो चुकी है। अब कुछ भी नहीं हो सकता। अकाउंट जो पेई है, पेई मिस्टर मुनव्वर, रियल मुनव्वर अब कुछ भी नहीं कर सकता। ना वो काशिफ को ये कह सकता है तुमने मेरा कर्जा देना था, वो कर्जा दो 10,000 रुपए का, ना ही वो बैंक को जाके कह सकता है कि भाई आपने क्यों पेमेंट की, मुनव्वर तो मैं हूं। वो कहेंगे भाई उसका नाम भी मुनव्वर ही था, हमने तो पेमेंट कर दी है। पेमेंट ऑफ क्रॉस चेक आउट ऑफ ड्यू कोर्स, सिंपल सा कॉन्सेप्ट अभी हम पढ़ के आए हैं। क्रॉस चेक इन ड्यू कोर्स, ये आउट ऑफ ड्यू कोर्स। वो ड्यू कोर्स में अगर पेमेंट करे और यहाँ बैंकर अगर ड्यू कोर्स में पेमेंट ना करे। ड्यू कोर्स में पेमेंट ना करने का मतलब क्या हो सकता है, बैंक चेक था क्रॉस्ड, क्रॉस चेक का क्या मतलब होता है, सिर्फ अकाउंट में पैसे पे करने हैं। ऐसे ही ना जनरली क्रॉस था, जनरल क्रॉसिंग का मतलब होता है सिर्फ अकाउंट में पैसे पे करने हैं। बैंकर के पास गया, बैंकर ने क्या किया, सारे के सारे पैसे उठा के उसे काउंटर पे दे दिए। अब उसने ड्यू कोर्स में काम नहीं किया। आप बैंकर हो, आपको पता होना चाहिए जब जनरली क्रॉस चेक आपके पास आया है तो आप सिर्फ अकाउंट में पेमेंट कर सकते हो। तो कोई मसला निकल आया तो बैंकर अब बचेगा नहीं, अब बैंकर पे केस होगा, बैंकर जाके कंपेंसेट कर रहा होगा। व्हेन द बैंकर ऑन हुम अ क्रॉस चेक इज ड्रॉन मेक्स अ पेमेंट आउट ऑफ द ड्यू कोर्स, ड्यू कोर्स के बगैर पेमेंट करता है, द पेइंग बैंकर शैल बी लायबल टू द ट्रू ओनर ऑफ द चेक फॉर एनी लॉस ही मे सस्टेन ओइंग द चेक
हैविंग बीन सो पेड। तो जो बैंकर है वो ओनर का, जो पेई का, बिल्कुल उसी तरह से लायबल होगा। पेई का भी लायबल होगा, ड्रॉयर का भी लायबल होगा कि भाई तुमने ऐसी पेमेंट कर दी, पेमेंट तो हमारी थी, बैंक पे पे करनी थी, तुमने जो है वो काउंटर पे पे कर दी। अब जो बंदा पेमेंट ले गया ना, हम उसको ट्रेस कर सकते हैं, हमारा 10 लाख का नुकसान हो गया, 10 लाख रुपए भरो। तो ये सिंपल सा कंसेप्ट है कि अगर उसने ड्यू कोर्स में पेमेंट नहीं की, उसने कोताही की, उसने जो है वो कोताही की, किसी भी तरह से अपनी जो है वो डिलीजेंस से काम नहीं किया, अपनी जिम्मेदारी पूरी करते हुए काम नहीं किया, फर्ज शनासी से काम नहीं लिया, अब उसने कोताही करके जो है वो पेमेंट कर दिया, तो अब उसे भुगतना भी पड़ेगा। Adil gave a check drawn on KLM Bank of ₹10,000 to Kumail with General Crossing। अदील ने जनरल क्रॉसिंग की, कुमैल को चेक दिया, कुमैल पे ही है, बैंक कौन सा है, KLM, जो कि ड्रॉई है। The check was stolen by Kamil and represented the check on the counter of KLM Bank for payment। उन जनरली क्रॉस चेक था, जनरली क्रॉस था, तो उनको पेमेंट किस तरह करनी चाहिए थी, अकाउंट में पेमेंट करनी चाहिए थी। KLM बैंक पेड द अमाउंट ओवर द काउंटर, उन्होंने काउंटर पे भी उसकी पेमेंट कर दी, तो पेमेंट जो है ये ड्यू कोर्स में नहीं की गई। चेक वाज नॉट पेएबल टू बियरर, चेक पेएबल टू बियरर नहीं था, चेक क्रॉस था, ओनली इन अकाउंट पेएबल था। KLM बैंक जो है वो लायबल होगा कुमैल को लॉस की वजह से। However, a paying banker shall not responsible if it pays the check in good faith and without negligence। ये जो हम पिछले पैरे में बात करके हैं, मैंने कहा था ना, बार बार बातें आएंगी कि भाई अगर बैंकर ने तो अपने गुड फेथ में विदाउट नेग्लिजेंस अपनी जिम्मेदारी पूरी करते हुए पेमेंट की थी, विच डज नॉट अपीयर टू बी क्रॉस्ड, कि वो भाई उसे पता ही नहीं चल रहा था ये चेक क्रॉस है। फॉर एग्जाम्पल, अब पाकिस्तानी जो है ना, जिस शोबे में भी घुसे हैं ना, उसमें वो कुछ ना कुछ जुगाड़ टाइप लगा ही लेते हैं। हमारे जो चोर है ना आजकल के, इसका मतलब ये नहीं मेरा कोई चोरों से ताल्लुक है, मैं वैसे आपको जनरल बात बता रहा हूँ कि हमारे जो चोर है ना, वो भी इतने सियाने हो चुके हैं कि अगर उनको कोई जनरली क्रॉस चेक दिखेगा, वो किसी ना किसी तरह से उसकी लाइनें मिटा ही लेंगे, उसे वो इस तरह शो कर देंगे कि वो जैसे क्रॉस नहीं है। तो इसी तरह से कोई सियाने चोर के पास अगर चेक चला जाए, वो उसे क्रॉसिंग ही उसकी मिटा दे। बैंकर के पास आया, बैंकर तो बेचारे ने देख लिया चेक, उसे क्रॉसिंग नजर ही नहीं आ रही, तो अब तो बैंकर की गलती नहीं ना है, अब चोर शातिर निकला तो अब नुकसान हो गया बंदे का, अब इसका कुछ भी नहीं किया जा सकता, बैंकर को अब सू नहीं किया जा सकता। अगर बैंकर ने अपने गुड फेथ में नेग्लिजेंस के बगैर, नेग्लिजेंस का मतलब कोताही के बगैर, उसने कोई कोताही नहीं की, वो चेक अपीयर इस तरह हो रहा था जैसे अनक्रॉस्ड है, चोर की मेहनत थी इसके पीछे, तो अब बैंकर को जो है वो कसूरवार नहीं ठहराया जा सकता। इसकी एग्जांपल बिल्कुल इसी तरह की है। अदील गेव अ चेक ड्रॉन ऑन KLM बैंक ऑफ ₹10,000 टू कुमैल विद अकाउंट पेई क्रॉसिंग। अदील ने जो है वो चेक दिया, KLM बैंक ड्रॉई है, कुमैल जो है वो पेई है, और रेस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग है, अकाउंट पेई सिर्फ कुमैल को ही पे किया जाएगा। द चेक वॉज स्टोलन बाई कामिल, कामिल ने चुरा लिया। हु कंसील्ड द क्रॉसिंग इन सच अ वे दैट द चेक अपीयर्ड टू हैव नेवर बीन क्रॉस्ड। वो पाकिस्तानी चोर, उसने ऐसा काम किया, उस चेक पे ऐसा हाथ साफ किया कि वो जो रेस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग थी वो बिल्कुल ही साफ हो गई, मिट गई। ऐसा लग रहा है कि भाई चेक जैसे जिंदगी में कभी क्रॉस ही नहीं हुआ। Kamil presented the check on the counter of KLM Bank for payment. KLM Bank have paid the amount over the counter. KLM Bank is not liable। अब KLM Bank liable नहीं है, अब वो चोर से मार खा गया, अब चोर ने जो नुकसान किया है वो कुमैल का कर दिया। अब KLM Bank ना ही अदील किसी तरह से लाइबल होगा, अब पेई का नुकसान होना था जो हो चुका है। प्रोटेक्शन टू द बैंकर इन केस ऑफ डिफेक्टिव टाइटल। प्रोटेक्शन, अब जो बात हम पिछले 2 हेडिंग्स में कर रहे हैं, सेम बात उसमें से बैंकर वाली निकाल के ही दोबारा कर देगा। इवन के थोड़ी सी चेंजिंग इतनी तो कर लेते हैं यार, एग्जाम्पल ही चेंज कर देते हैं, इन्होंने एग्जाम्पल भी वही दी है यहाँ पे। A collecting receiving banker is one of who receives the payment of cross check on behalf of his customer। कि जो collecting receiving banker है वो ऐसा बैंक है जो है वो अमाउंट जो है वो रिसीव करता है क्रॉस चेक की अपने कस्टमर के बिहाफ पे। इफ द कलेक्टिंग बैंकर हैज कलेक्टेड अ चेक ऑन बिहाफ ऑफ अ पर्सन whose title to the check was defective, the collecting banker would be protected and would not be held liable in conversion
to the true owner provided it proves that it acted in good faith and without negligence। बिल्कुल वही बात जब हम करके आए थे वही ये दोबारा कर रहा है। वो कह रहा है बैंकर का काम क्या होता है? बैंकर का काम होता है उसके कस्टमर के बिहाफ पे अमाउंट रिसीव कर लेना या अमाउंट पे कर लेना, उसके कस्टमर के बिहाफ पे अमाउंट की जो है वो ट्रांजैक्शन करना। कस्टमर का बंदे का बैंक में अकाउंट होता है तो 24 घंटे वो बैंक में थोड़ी बैठा रहता है कि यहाँ पे मेरा अकाउंट है, जितने पैसे आएंगे वो मैं खुद रिसीव करूंगा, जितने पैसे जाएंगे वो खुद जाएंगे। वहाँ पे बैंकर बैठे होते हैं, उस बंदे के एजेंट के तौर पे काम कर रहे होते हैं। उसके अकाउंट में जितना पैसा आता है वो एडजस्ट कर रहे होते हैं, उसके अकाउंट से जितना पैसा जा रहा होता है वो सब कुछ देख रहे होते हैं, पैसा ले रहे होते हैं उसके बिहाफ पे, पैसा दे रहे होते हैं उसके बिहाफ पे। तो अगर इस तरह का किसी काम करते हुए उनसे कोई नुकसान हो गया, कोई डिफेक्टिव टाइटल उनके पास आया, लेकिन उन्होंने अपने जो है वो विदाउट नेग्लिजेंस ही काम करते रहे, अच्छे तरीके से काम करते रहे, लेकिन जो है वो उस मालिक का नुकसान हो गया तो उस नुकसान के जिम्मेदार बैंकर नहीं होंगे। अब इसकी आप कहेंगे एग्जाम्पल दे, तो बिल्कुल वही पिछली सेम एग्जाम्पल है। काशिफ गेव अ चेक ड्रॉन ऑन एबीसी बैंक ऑफ ₹10,000 टू मुनव्वर विद अकाउंट पेई क्रॉसिंग। काशिफ ने जो है वो चेक ड्रॉ किया, काशिफ ड्रॉयर है, एबीसी बैंक जो है वो ड्रॉई है, मुनव्वर यहाँ पे अकाउंट पे ही है। Another person named मुनव्वर having account in XYZ बैंक stole the check represented for the credit to his account। एक बंदा जिसका उसका नाम भी मुनव्वर था, उसने वो चेक चोरी कर लिया, चोरी करके XYZ बैंक में उसने प्रेजेंट कर दिया, पेमेंट कर दो। XYZ बैंक ने जो है वो चेक जो है कलेक्शन के लिए ABC बैंक पे भेज दिया। ABC बैंक ने क्या किया, द अमाउंट इन ड्यू कोर्स टू XYZ बैंक। ABC बैंक ने चेक देखा, रेस्ट्रिक्टिवली क्रॉस है, जो बंदा पेमेंट कर रहा है अकाउंट पे ही है उसका नाम भी मुनव्वर है, जो बंदा पेमेंट लेने आया है उसका नाम भी मुनव्वर है, इसके अकाउंट भी है, तो उसके अकाउंट में उन्होंने पैसे जो है वो ट्रांसफ़र कर दिए, XYZ को दे दी अमाउंट, XYZ ने अमाउंट जो है वो फेक मुनव्वर के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी, गुड फेथ विदाउट नेग्लिजेंस। हु देन विड्रू द अमाउंट फ्रॉम दिस अकाउंट, तो उसने अकाउंट से अमाउंट जो है वो निकाल ली। अब ना ही XYZ जो है वो लायबल है, ना ही जो है वो ड्रॉयर लायबल है, काशिफ लायबल है। इसी तरह से बैंक को प्रोटेक्ट किया जाएगा। अगर बैंक अब किसी भी कोताही के बगैर, किसी भी गलती के बगैर सही तरीके से अपने कस्टमर का काम कर रहा है, इस तरह से अगर कोई चेक डिफेक्टिव भी वो पे कर देता है, लेकिन उसने विदाउट नेग्लिजेंस काम किया, उसके हाथ में ही नहीं था इस तरह का कुछ कि जिसको आइडेंटिफाई किया जाए, तो बैंकर को इस सूरत में प्रोटेक्ट किया जाएगा। सिंपल वही केस जो हम पीछे पढ़ के आए हैं, अल्फाज बदल के वही केस इन्होंने यहाँ पे दे दिया है कि बैंकर को कब जो है वो डिफेक्टिव टाइटल के बावजूद बैंकर को प्रोटेक्ट किया जाएगा। दिस प्रोटेक्शन टू द रिसीविंग बैंकर इज अवेलेबल इवन इफ क्रेडिट्स कस्टमर्स अकाउंट विद द अमाउंट ऑफ द चेक बिफोर रिसीविंग पेमेंट। अब यहाँ पे तो जो ऊपर इन्होंने एग्जाम्पल दी, इसमें तो ये केस था ना कि XYZ बैंक ने क्या किया, आप जो है एग्जाम्पल की लाइन नंबर 1 2 3 4 चौथी लाइन जो है ना एग्जाम्पल की, उसके एंड पे देखें देन, ये मेरी स्लाइड पे चौथी लाइन, आपकी आई कैप स्टडी टेक्स्ट में कौन सी लाइन है वो मुझे नहीं पता, फिलहाल स्लाइड पे देखें। देन XYZ बैंक सेंट द चेक फॉर कलेक्शन टू ABC बैंक। XYZ बैंक ने पेमेंट देने से पहले ही ABC बैंक को भेज दिया था। ABC बैंक ने पहले पेमेंट की, बाद में जो है वो XYZ बैंक ने फेक मुनव्वर को पेमेंट की। अगर XYZ पहले फेक मुनव्वर को पेमेंट कर लेता, बाद में ABC बैंक को कहता कि भाई अमाउंट दो, तब भी ABC बैंक अमाउंट देता, तब भी केस यही रहा था, बैंकर तब भी प्रोटेक्टेड ही था। वही केस सेम, काशिफ ने ड्रॉ किया चेक, ABC बैंक जो है वो ड्रॉई है, मुनव्वर जो है वो पेई है, अकाउंट पेई है, चेक जो है वो क्रॉस है, तो मुनव्वर किसी और, बिल्कुल उसका नाम भी मुनव्वर है, उस बंदे ने उसको चुरा लिया। तब XYZ बैंक ने क्या किया, XYZ बैंक क्रेडिटेड द अमाउंट टू द क्रेडिट ऑफ फेक मुनव्वर इन गुड फेथ विदाउट नेग्लिजेंस। पहले बैंक ने अमाउंट जो है वो फेक मुनव्वर को पे की है, उसके बाद देन XYZ बैंक सेंट द चेक फॉर कलेक्शन टू ABC बैंक। उसके बाद उन्होंने ABC बैंक को जो है वो चेक भेजा है, तो अब ABC बैंक जो है उसे अमाउंट पे करनी पड़ेगी XYZ बैंक को, और वो पे करेगा, और अब XYZ को लॉफुली प्रोटेक्ट किया जाएगा, उस पर किसी किस्म का कोई केस नहीं बन सकेगा, क्योंकि उन्होंने ड्यू कोर्स में अपने में काम किया था।
ठीक है, ये वही केस बिल्कुल जो हम पिछली 2 हेडिंग से पढ़ते आ रहे हैं, उन दोनों केसेस में जितना बैंकर वाला पार्ट था ना, बैंकर के लिए अच्छा पार्ट था, वो निकाल के उन्होंने ये हेडिंग बना दी है प्रोटेक्शन ऑफ बैंकर वाली। यहां से आपको इसी तरह की केस स्टडी आ रही होगी जिस तरह की आपकी एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट जो है वो प्रोटेक्शन टू द बैंकर क्रेडिटिंग चेक क्रॉस्ड अकाउंट पे। इसमें वो क्या बात करता है? Similarly, if the collecting banker has collected a check which does not at the time of delivery appears to be crossed, बिल्कुल वही बात भाई जो पीछे हम करके आए हैं, जितनी बात पीछे करके आए हैं अलग-अलग हेडिंग बना के ना, उनमें से बैंकर वाली बातें, अकाउंट पे ही के लिहाज से बैंकर वाली बात, वैसे बैंकर की प्रोटेक्शन वाली बात अलग-अलग उसने लिख दी है। चीज़ें हम ये डिस्कस करके आ चुके हैं, एक बार और देखते हैं, हमारे मजीद पक्की हो जाएंगी चीज़ें। Similarly, if the दोबारा से देखें, similarly if the collecting banker has collected a check which does not at the time of delivery appear to be crossed, कि भाई इस तरह का कोई चेक है जो डिलीवरी के टाइम क्रॉस्ड नहीं लग रहा था अकाउंट पे ही, और have had a crossing account pay which has been obliterated or altered, the banker in good faith without negligence collecting payment of the check and crediting proceeds thereof to a customer shall not incur any liability by reason of the check having been so crossed। वो कह रहे हैं कि अगर चेक जो है वो अकाउंट पे ही रेस्ट्रिक्टिवली क्रॉस था, अकाउंट पे ही क्रॉसिंग की हुई थी, जिस बंदे ने चोरी किया, जिस बंदे को मिला वो पाकिस्तानी चोर था और उसने उस अकाउंट पे ही जो क्रॉसिंग थी उसको कंप्लीटली मिटा दिया, ऐसा कर दिया कि जैसे ये चेक कभी क्रॉस हुआ ही नहीं था, तो अब भी बैंकर को प्रोटेक्ट किया जाएगा। ये बात हम पहले भी देख चुके हैं, यही बात इसने दोबारा कर दी, बस थोड़े से अल्फाज चेंज कर दिए। इसकी हम एग्जांपल देखते हैं। अदील गेव अ चेक ड्रॉन टू KLM बैंक ऑफ ₹10,000 टू कुमैल विद अकाउंट पे क्रॉसिंग। अदील ने क्या किया? एक चेक ड्रॉ किया KLM बैंक के नाम पे। KLM बैंक क्या हो गया? ड्रॉई हो गया। अदील क्या हो गया? सर ड्रॉयर हो गया। कुमैल क्या हो गया? पेई हो गया। द चेक वॉज स्टोलन बाई कामिल हु कंसील्ड द अकाउंट पेई क्रॉसिंग। कामिल जो है वो पाकिस्तानी चोर हो गया, उसने जो है वो चेक को चुरा लिया और अकाउंट पेई को इस तरह से मिटाया उस क्रॉसिंग को जैसे वो कभी क्रॉस हुआ ही नहीं था। कामिल प्रेजेंटेड द चेक फॉर क्रेडिट टू हिज अकाउंट एट XYZ बैंक। उसके बाद उसने पेमेंट के लिए जो है वो पेश कर दिया। XYZ कलेक्टेड पेमेंट फ्रॉम KLM बैंक एंड in good faith without negligence credited to Kamil's account who then withdrew the amount। उसके बाद क्या हुआ? XYZ जो बैंक था उसने जो है वो कामिल को अमाउंट दे दी। उसके बाद जो ड्रॉई था KLM बैंक को कहा कि भाई हमें अमाउंट पे करो। KLM बैंक ने बिल्कुल ही वो अमाउंट पे कर दी। तो अब XYZ बैंक किसी भी तरह से किसी भी किस्म का कोई लायबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो चोर ही बड़ा शातिर था। इसमें KLM बैंक की XYZ बैंक की कोई भी गलती नहीं है, कोई भी गलती नहीं है। तो ये सिंपल सा केस है प्रोटेक्शन टू द बैंकर क्रेडिटिंग चेक क्रॉस अकाउंट पेई का। वही चीज़ें जो हमने पहली 2 हेडिंग्स में डिस्कस की उसमें से बैंकर वाली चीज़ निकाल के उसने अलग अलग लिख दी। अभी तक जो चीज़ें करते आ रहे थे हम डिस्कस, वो सारी एक जैसी थी, सारी तकरीबन एक जैसी चीज़ें थी। पहली 2 हेडिंग में जो हमने चीज़ें पढ़ी वही सारी बाकी हेडिंग्स में भी उसने दी हुई थी। अब थोड़ी नई चीज़ के बारे में बात करते हैं। रेवोकेशन ऑफ बैंकर्स अथॉरिटी। बैंकर की अथॉरिटी क्या होती है? बैंक की अथॉरिटी अभी तक हम जितनी पढ़ते आए हैं, बैंक की अथॉरिटी क्या थी? भाई पेमेंट करना बैंक की अथॉरिटी थी। क्या अथॉरिटी थी? पेमेंट करना बैंक की अथॉरिटी थी। ये एक बिल ऑफ एक्सचेंज ही होता है ना, चेक ऑर्डर टू पे होता है। तो जो बैंक ड्रॉ कर रहा है, जो बंदा ड्रॉ कर रहा है चेक, वो ऑर्डर कर रहा होता है बैंक को क्या? पे करो। और बैंक की अथॉरिटी क्या होती है? वो पेमेंट करना। वो पेमेंट करना बैंक की अथॉरिटी होती है। रेवोकेशन ऑफ बैंकर्स अथॉरिटी, उस बैंक की अथॉरिटी को किस तरह से रोका जा सकता है? द ड्यूटी एंड अथॉरिटी ऑफ अ बैंकर टू पे अ चेक ड्रॉन ऑन हिम बाय हिज कस्टमर आर डिटरमाइंड बाय 3 फैक्टर्स। एक, काउंटरमेंट ऑफ पेमेंट। दूसरा, नोटिस ऑफ कस्टमर्स डेट। तीसरा, नोटिस ऑफ एडजुडिकेशन ऑफ द कस्टमर एज एन इंसॉल्वेंट। इन 3 प्रोसेसेस के जरिए उस अथॉरिटी को, उस ड्यूटी या अथॉरिटी, उसे जो भी कह ले, बैंकर की पेमेंट करना जो भी है, अथॉरिटी है या ड्यूटी है, उसको रोका जा सकता है 3 तरीकों से। पहला क्या है? काउंटरमेंट ऑफ पेमेंट।
आपने जो है वो चेक दे दिया बंदे को, अब आपको याद आया कि नहीं यार मैंने चेक नहीं देना था, मुझे नहीं देना चाहिए था। बैंक को कॉल करते हो, हेलो मैंने फलां नंबर का चेक इशू किया है, अगर आपके पास आया आपने उसकी पेमेंट नहीं करनी, बैंक की अथॉरिटी पे करना है, वो अथॉरिटी उसकी ख़त्म हो गई, अब बैंक पेमेंट नहीं करेगा। अब बैंक पेमेंट नहीं करेगा क्यों? उस बंदे का अकाउंट है भाई, उसके पैसे हैं, उसके पैसे बैंक अकाउंट में है, बैंक तो उसके बिहाफ पे काम कर रहा है, वो बैंक को हुक्म देता है पैसे पे करो, वो बैंक को हुक्म देता है पैसे पे ना करो, बैंक को मानना पड़ेगा। ऐसे ही है ना। तो वो कॉल करके कह देता है कि भाई मेरे अकाउंट से कोई पेमेंट नहीं करनी, इतने नंबर चेक मैंने इशू कर दिया है, लेकिन अब ये चेक मैं अभी अभी आपको बता रहा हूँ ये इनवैलिड है, कोई इस नंबर का चेक लेके आया, आपने पेमेंट नहीं करनी। जिसको फोन करेगा वो फौरन लिख लेगा कि भाई इस नंबर के चेक की पेमेंट नहीं करनी, वो फौरन जो कैशियर वगैरह बैठे होते हैं उधर उनको दे देगा कि इस नंबर का चेक आया उसकी पेमेंट नहीं होगी। दूसरी क्या सूरत है? नोटिस ऑफ कस्टमर डेथ। कस्टमर डेथ नहीं, नोटिस ऑफ कस्टमर डेथ। एक बंदा मर गया जिसका अकाउंट था बैंक में, जिसका अकाउंट था बैंक में, अब बैंक को नोटिस दिया जाता है कि फलां बंदा मर गया, आपने पेमेंट उसके अकाउंट से कोई भी नहीं करनी है, अब बैंक पेमेंट नहीं करेगा। नोटिस दिया जाता है। आप मेरी बात पे इस पे गौर करें, ये नहीं कि जिस दिन बंदा मर गया उसी दिन पेमेंट करना बंद कर देगा बैंक, पेमेंट वो करता रहेगा जब तक बैंक को बताया नहीं जाएगा, नोटिस नहीं दिया जाएगा। जो बंदा मरा है उसके लवाहिकीन बैंक को नोटिस देंगे कि ये बंदा हमारा मर चुका है, इसकी अब आपने पेमेंट इसके अकाउंट से नहीं करनी। तो ये बात आपने ध्यान रखनी है, डेथ की बात नहीं है, नोटिस ऑफ डेथ की बात है। अगली बात भी नोटिस की है, नोटिस ऑफ एडजुडिकेशन ऑफ द कस्टमर एज एन इंसॉल्वेंट। एक बंदे का दिवालिया निकल गया तो कोर्ट इस सिचुएशन में जो है वो नोटिस देगी बैंक को कि ये बंदा दिवालिया हो चुका है, इसके जितने भी पैसे हैं वो जब्त कर लिए गए हैं गवर्नमेंट के जो है वो अंडर। तो जो भी ये सारा जो है वो सिस्टम होता है इंसॉल्वेंसी वाला, ये गालिबन आप सीला में अपने में पढ़ रहे होंगे, तब वहाँ पर डिटेल से देख रहे होंगे। फिल वक्त आप ये समझ लें गवर्नमेंट जो होती है ना वो जब्त कर लेती है सारे पैसे, जो है वो इंसॉल्वेंट अगर कोई बंदा हो जाए, और जितने उसके कर्जे देने होते हैं उन लोगों में बांट देती है, उन लोगों में बांट देती है। तो अगर कोई बंदा इंसॉल्वेंट हुआ है, जिस दिन वो इंसॉल्वेंट हो उस दिन पेमेंट नहीं रुकेगी, जिस दिन कोर्ट नोटिस देगी बैंक को कि भाई वो बंदा इंसॉल्वेंट हो गया, उस दिन वो पेमेंट बैंक जो है वो रोक देगा, उस दिन के बाद बैंक पेमेंट नहीं करेगा। एग्जाम्पल देखते हैं, अनम ड्रॉ अ बियर चेक ऑन हर बैंक बट लॉस्ट इट बिफोर इनकैशमेंट, शी इन्फॉर्म द बैंकर इमीडिएटली द चेक नंबर एंड डिटेल्स। अनम ने एक ड्रॉ किया चेक और उससे गुम हो गया। अब उसे डर है जो भी बंदा उठाएगा वो जाके बैंक में जाके इसकी जो है वो पेमेंट क्लेम कर रहा होगा। उसने फौरन बैंक को फोन किया, किस नंबर का चेक मुझसे गुम हो गया, अगर कोई बंदा आए पेमेंट करने के लिए आपने उसको पेमेंट नहीं करनी। Someone found that bearer check and is demanding the payment, the bank must refuse। अब बैंक को पेमेंट नहीं करनी है, अगर बैंक पेमेंट कर देता है तो बैंक जिम्मेदार होगा अनम का, बैंक को अनम को कंपनसेट करेगा। इसी तरह कस्टमर डाइड ऑन 16 मार्च, एक बंदा 16 मार्च को मर गया। हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स इन्फॉर्म द बैंक ऑफ हिज डेथ ऑन 26 मार्च। अब मुझे बताएं बैंक पेमेंट कब बंद करेगा? 16 मार्च को वो बंदा मरा है और उसके रिप्रेजेंटेटिव ने 26 मार्च को बैंक को इन्फॉर्म तो बंदा मर गया है। अब बैंक किस डेट के बाद पेमेंट नहीं करेगा? ऑब्वियसली 26 के बाद पेमेंट नहीं करेगा, क्योंकि 26 मार्च डे एंड को उन्होंने बताया था। तो अब 27 तारीख से बैंक उसके अकाउंट से किसी किस्म की पेमेंट नहीं करेगा। लेकिन 16 से 27 के बीच के 2 दिन हैं 10-11, इन दिनों में वो अगर कोई पेमेंट कर देता है तो वो पेमेंट वैलिड कंसीडर होगी, क्योंकि हमने लॉ में पढ़ी है कि नोटिस ऑफ कस्टमर्स डेथ, जब तक बैंक को नोटिस ऑफ कस्टमर डेथ मिलता है उसके बाद वो पेमेंट नहीं करेगा। अगर वो कोई पेमेंट 27 के बाद कर देता है तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स को वो बैंक जवाबदेह होगा, जितनी लॉस हुआ है उसको कंपनसेट वो बैंक करेगा। बिल्कुल ऐसे इंसॉल्वेंसी वाला केस है कि भाई 9 फरवरी को एक बंदा इंसॉल्वेंट हो गया है और 10 फरवरी को नोटिस जो है वो बैंक को दिया गया कि ये बंदा इंसॉल्वेंट हो गया है। तो 9 फरवरी को तो कुछ भी जो है वो पेमेंट कर सकते हैं उसके बैंक अकाउंट से, लेकिन 10 फरवरी को जब उसे नोटिस मिला है बैंक को, उसके बाद वो कोई पेमेंट नहीं करेगा। अगर पेमेंट करेगा तो वो जिम्मेदार ठहराया जाएगा। रूल्स एप्लीकेबल टू बैंक ड्राफ्ट, हमारा आज का लास्ट टॉपिक। रूल्स एप्लीकेबल टू बैंक ड्राफ्ट क्या होता है? पहले तो ये बात सुन लें बैंक ड्राफ्ट क्या होता है। अभी तो हम चेक की बात करते आ रहे हैं। चेक क्या होता है जी? एक बंदा
ड्रॉयर ड्रॉ करता है, कोई भी पर्सन ड्रॉ करता है और उसे जो है वो बैंक में ले जाता है या किसी को दे देता है जो पेई होता है, और बैंक को हुक्म दे रहा होता है, बैंक ड्रॉई होता है कि भाई इसको पेमेंट करो, बैंक जो है वो पेमेंट कर देता है। ड्राफ्ट के केस में ऐसा नहीं होता। बैंक ड्राफ्ट में क्या होता है, एक बैंक दूसरे बैंक को एक किस्म का चेक इशू कर रहा होता है, एक बैंक दूसरे बैंक को जो इस तरह की स्टेटमेंट इशू कर रहा होता है कि भाई ऑर्डर कर रहा होता है पेमेंट करने का, उसे हम बैंक ड्राफ्ट कहते हैं। बंदा नहीं कर रहा, बैंक दूसरे बैंक को कर रहा है, या बैंक अपनी एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच को कर रहा है, बस ये चीज होती है ड्राफ्ट, बैंक ड्राफ्ट। यही फर्क होता है चेक में और बैंक ड्राफ्ट में। चेक कोई भी पर्सन लिख सकता है, ड्रॉयर कोई भी पर्सन हो सकता है। जो बैंक ड्राफ्ट है उसमें ड्रॉयर कौन होगा, ड्रॉयर भी बैंक होगा, ड्रॉई भी बैंक होगा। बैंक ही बैंक को ऑर्डर कर रहा होगा कि भाई पेमेंट करो, चाहे पे ही कोई बंदा हो सकता है बिल्कुल कि इस बंदे को पेमेंट करो, इसको पेमेंट करो, लेकिन ड्रॉयर और ड्राई दोनों कौन होंगे, बैंक होंगे। तो इसको हम पढ़ लेते हैं। द रूल्स रिलेटिंग टू पेमेंट ऑफ चेक आर आल्सो रेलिवेंट टू बैंक ड्राफ्ट एज इफ द ड्राफ्ट वर अ चेक। वो कहता है जितने रूल्स हमने चेक के बारे में पढ़े हैं ना, वो बैंक ड्राफ्ट में भी वो सारे के सारे रूल एप्लीकेबल होंगे, बिल्कुल इसी तरह से जैसे ड्राफ्ट भी एक चेक है। ऐसा हम कंसीडर करेंगे जैसे ड्राफ्ट भी कभी चेक था, जैसे सास भी कभी बहू थी। जो ड्राफ्ट है उसको भी हम चेक कंसीडर करेंगे जब रूल्स की बात आएगी। और जितने रूल्स आप पीछे पढ़ रहे हो चेक के अंदर, वो सारे के सारे रूल ड्राफ्ट पे भी एप्लीकेबल होंगे। A bank draft is an order issued, आगे वो बैंक ड्राफ्ट की डेफिनेशन बताना शुरू हो गया, is an order issued by one bank to another। एक बैंक दूसरे बैंक को ऑर्डर देता है और ऑन इट्स ओन ब्रांच, या अपनी एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच को ऑर्डर देता है, इंस्ट्रक्टिंग इट टू पे अ स्पेसिफिक अमाउंट सम ऑफ मनी टू अ स्पेसिफिक पर्सन और हिज ऑर्डर। कि भाई फुला बंदे को पेमेंट कर दो या फुला बंदे के हुक्म पे पेमेंट कर दो। पे ही कोई भी हो सकता है, ड्रायर और ड्राई दोनों कौन है, बैंक है। A bank draft is an instrument similar to check। अब वो कहता है कि बैंक ड्राफ्ट तो सारा का सारा चेक की तरह ही है, with following distinctions, लेकिन कुछ जो है वो डिफरेंसेस इसमें पाए जाते हैं। It can be drawn only by a bank on another bank। कि भाई जो ड्रॉ कर रहा है वो भी बैंक है, जिसको ड्रॉ किया जा रहा है जो ड्रॉई है वो भी बैंक है, और ऑन इट्स ओन ब्रांच, या कोई दूसरी ब्रांच है, ब्रांच भी तो जाहिर बात है बैंक की है भाई, एंड नॉट बाय एन इंडिविजुअल एज इन केस ऑफ अ चेक। लेकिन चेक की तरह जिस तरह कोई इंडिविजुअल जो है वो बंदा चेक ड्रॉ कर रहा था, इस तरह ड्राफ्ट कोई इंडिविजुअल बंदा ड्रॉ नहीं कर सकता। इट कैन नॉट बी मेड पेबल टू बियरर। ये पेबल टू बियरर हो ही नहीं सकता, कभी भी नहीं हो सकता पेबल टू बियरर। बियरर का तो मतलब ये होता है ना कि चेक जिसके हाथ में है उसको पेमेंट कर दी जाएगी। अगर कोई चेक जो है वो क्रॉस नहीं है, किसी भी किस्म से उसमें कोई क्रॉसिंग नहीं है, तो जो बंदा चेक लेके जा रहा होता है उसको पेमेंट हो रही होती है। ऐसे ही हो रहा होता है ना, अगर अकाउंट पे ही क्रॉस है तो जो भी बंदा लेके जा रहा है तो अकाउंट पे में पेमेंट हो रही है, वो अलग बात है। लेकिन अगर किसी भी तरह से क्रॉस नहीं है, जो भी बंदा चेक लेके जा रहा है उसको पेमेंट की जा रही होती है, ऐसे ही है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें ऐसा नहीं होता क्योंकि ड्रॉयर भी बैंक है और ड्रॉई भी बैंक है। तो ये बात आपने जहन में रखनी है कि ये कभी भी पेबल टू बियरर नहीं हो सकता। इट्स पेमेंट कैन नॉट बी स्टॉप्ड एज इजीली एज दैट ऑफ अ चेक। चेक की जिस तरह कॉल करके पेमेंट रोक रहे हैं, बंदे की डेथ हो गई है तो उसको नोटिस देके पेमेंट रोक रहे हैं, बंदा इंसॉल्वेंट हो गया उसका नोटिस देके पेमेंट रोक रहे हैं, वो कहता है इस तरह से ड्राफ्ट जो बैंक ड्राफ्ट है ना, उसमें इस तरह से पेमेंट नहीं रोक सकते आप इतनी आसानी से कि भाई कॉल मिलाओ और पेमेंट रुक जाएगी। फिर किस तरह से रोक सकते हैं? नॉट अ पार्ट ऑफ आवर सिलेबस। ये हमारे सिलेबस का पार्ट ही नहीं है। हमारे सिलेबस का पार्ट सिर्फ इतना है कि भाई इसको उतनी आसानी से नहीं रोक सकते इसकी पेमेंट को, जितनी आसानी से चेक की पेमेंट को रोक सकते हैं। ये तीनों बातें आपने अपनी जहन में रखनी है। बैंक ड्राफ्ट की डेफिनेशन आपने अपने जहन में रखनी है। अभी तक नहीं पूछा गया ये, लेकिन एमसीक्यूज में जरूर पूछा जाएगा, शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। तो इस पर अपनी ग्रिप रखनी है, कोई भी चीज़ आप लोगों ने स्किप नहीं करनी है। बड़ी खोल के आपको चीज़ें बयान करता हूँ। टाइम की जो है वो नहीं सोचता कि टाइम गुजर रहा है, तो आप लोग भी कोऑपरेट करें, अच्छी तरीके से इनको तैयार करें और जो है वो पेपर पास करें। अगर कोई भी चीज़ में मुश्किल आती है, कोई भी चीज़ आपको समझ नहीं आती, आपको मेरी कोई बात कॉन्ट्राडिक्टिंग लगती है कि सर पहले तो आपने ये कहा था अब आपने ये कह दिया है, तो
मेरा पर्सनल नंबर आपके जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। 2 नंबर दिए हुए हैं, एक SC लर्निंग का नंबर है और दूसरा मेरा पर्सनल नंबर है, 0303 वाला मेरा पर्सनल नंबर है। उस पर आप मुझे व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर सकते हैं किसी भी वक्त, किसी भी दिन, चाहे संडे है चाहे कोई भी दिन है, तो मैं आपको इंशाल्लाह रिस्पॉन्स करूँगा। बिल्कुल जो है वो एग्जांपल लिखी हुई है। अदील मेड अ डील टू बाय अ प्लॉट ऑफ लैंड, द सेलर रिक्वायर्ड पेमेंट बाय बैंक ड्राफ्ट। ये बैंक ड्राफ्ट की एग्जांपल है, इसको आप पढ़ लीजिएगा, इसको इतना शायद समझने की भी ज़रूरत नहीं है। सिंपल जो आपने समझने की चीज़ है, वो जो मैंने चीज़ आपको बता दी है ना, वही आपने समझनी है, उसी को आप अपने जहन में बिठाना है। हम टाइम ज़ाया नहीं करते, स्मार्ट वर्क करें, हार्ड वर्क नहीं। CA जो है वो स्मार्ट वर्क से पास होता है। जो बैंक ड्राफ्ट वाली चीज़ है उसे आप अच्छी तरह समझ के उसको याद कर लें, मोर देन इनफ है। एग्जाम्पल को आप छोड़िएगा नहीं, एक बार पढ़ लीजिएगा ज़रूर, लेकिन क्लास में पढ़ के हम इतना टाइम उस पर वेस्ट नहीं करते। जितने नंबर का ही नहीं है वो, उतना नंबर हम क्यों वेस्ट करें उस पर। क्वेश्चन की बात करते हैं। स्प्रिंग 2016 में क्वेश्चन आया है आपका, प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 3 है, 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? अंडर द प्रोविजन ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 डिस्क्राइब द पर्पज ऑफ क्रॉसिंग अ चेक। चेक क्रॉस करने का क्या मकसद होता है? कि ओवर द काउंटर पेमेंट नहीं होगी, अब उसकी अकाउंट में पेमेंट होगी, ये आपने बताना था। इसका आपको मिल जाना था नंबर 1। दूसरा नंबर किस चीज़ का है? ऑल्सो स्टेट वेदर अ चेक कैन बी क्रॉस स्पेशली मोर देन वंस। ये उसने मजे की बात की है कि भाई बताओ क्या मोर देन वंस क्रॉस किया जा सकता है चेक को? आप कहेंगे सर मोर देन वंस स्पेशली क्रॉस कर सकता है सिर्फ बैंकर, वो भी जिसको क्रॉस कर रहा होगा वो उसका एज एन कलेक्टिंग एजेंट काम करेगा। इसके अलावा कोई होल्डर बैंक को स्पेशली क्रॉस नहीं कर सकता एक से ज़्यादा दफ़ा, बस नॉट नेगोशिएबल लिख सकता है। स्पेशली क्रॉस के ऊपर उसे स्पेशली क्रॉस दोबारा नहीं कर सकता। ठीक बात होगी। अगली बात आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 4 है। अ चेक इज ड्रॉन पेबल टू बिलाल और ऑर्डर, इट इज स्टोलन एंड बिलाल्स इंडोर्समेंट इज फोर्ज्ड। क्या हुआ जी? चेक जो है वो ड्रॉ किया और पेबल टू बिलाल इज ऑर्डर था, पेबल टू बिलाल इज ऑर्डर था। इट इज स्टोलन एंड बिलाल्स इंडोर्समेंट इज फोर्ज्ड, इसको चुरा लिया गया और बिलाल के नकली साइन करके इसको इंडोर्स कर दिया। द बैंकर पेज द चेक इन ड्यू कोर्स, बैंकर ने क्या किया? अपनी ईमानदारी के साथ चेक पे कर दिया। उसने तो देखा कि भाई इंडोर्समेंट हुई हुई है, साइन हुए हैं बिलाल के। बिलाल कौन है? बिलाल ड्रॉयर नहीं है, बिलाल पेई है। बैंक के पास किस बंदे के सिग्नेचर पड़े होते हैं? ड्रॉयर के। ड्रॉयर उनका कस्टमर है, ड्रॉयर का उसके बैंक में अकाउंट है, उसके सिग्नेचर हर वक्त बैंक में पड़े हुए होते हैं। उसने जो डॉक्यूमेंट्स, जब उसने जो है वो अपने डॉक्यूमेंट्स दिए होते हैं बैंक अकाउंट खोलने के लिए, तब वो सिग्नेचर करके देता है। जब भी कोई चेक आता है, बैंकर का काम है उस सिग्नेचर को उस बंदे से मैच किए जाए। अगर मैच नहीं कर रहे वो चेक पे पेमेंट नहीं देते होते। लेकिन बिलाल कौन है? बिलाल तो पेई है, बिलाल के सिग्नेचर बैंक के पास नहीं पड़े होते, पेई के सिग्नेचर नहीं पड़े होंगे बैंक के पास। तो अगर पेई के नकली सिग्नेचर कोई कर देता है तो बैंक के लिए बहुत मुश्किल चीज़ है कि वो पता लगाए। लेकिन उसने अपने ड्यू कोर्स में पेमेंट की है, अपनी तरफ से थोड़ी बहुत तसल्ली कर ली है, लेकिन ज़्यादा वो कुछ भी नहीं कर सकता इस मामले में। इसका बैंकर डिस्चार्ज फ्रॉम लाइबिलिटी, तो हम कहेंगे बिल्कुल बैंकर जो है वो डिस्चार्ज हो चुका है लाइबिलिटी से। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है? क्वेश्चन मैंने पहले भी करवाया है। वुड इट मेक एनी डिफरेंस इफ द ड्रॉयर सिग्नेचर वर फोर्ज्ड? ऑब्वियसली अगर ड्रॉयर के सिग्नेचर किए गए थे तब तो बैंकर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि भाई आप लोगों के पास उसके सिग्नेचर हैं, आप लोग चेक करो उसको अपने कंप्यूटर के अंदर, उसको मैच करके देखो कि भाई क्या उन डॉक्यूमेंट से मैच करके देखो ड्रायर ने तब दिए थे जब उसने बैंक अकाउंट खुलवाया था कि ये सिग्नेचर उसी के हैं। कोई भी नकली सिग्नेचर करके चेक जो है वो नहीं विड्रॉ करवा सकता है। तो अगर ड्रायर के सिग्नेचर नकली किए होते किसी ने तब बिल्कुल बैंक लायबल होता है, लेकिन पेई के केस में बैंक लायबल नहीं है क्योंकि बैंक के पास पेई के किसी किस्म के कोई सिग्नेचर नहीं पड़े होते। यही आंसर आपकी स्टडी टेक्स्ट में लिखा होगा। मेरा ख्याल से ये क्वेश्चन ना हम लास्ट क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 मार्क्स के लिए पूछा उसने, और पूछा कब? स्प्रिंग 2021 में, ये तकरीबन पिछले साल ही। Under the provision of Negotiable Instrument Act 1881, explain different types of crossing of a check along with their respective effects. कौन कौन सी क्रॉसिंग है जी? जनरल क्रॉसिंग है, स्पेशल क्रॉसिंग है, रेस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग है और
नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग है। अब ये नहीं कहना कि नॉट नेगोशिएबल जो है वो क्रॉसिंग का हिस्सा नहीं है, नॉट नेगोशिएबल भी क्रॉसिंग है। इसके शायद कमेंट्स में था कि काफ़ी बच्चों ने नॉट नेगोशिएबल को इग्नोर कर दिया, पता नहीं उन्होंने कहा कि ये जो है ये क्रॉसिंग का हिस्सा नहीं है, लेकिन ये क्रॉसिंग का हिस्सा है। ये चारों की चारों टाइप्स है क्रॉसिंग के, और हर टाइप लिखने का आपको 1 नंबर दिया जाना था। 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन था, स्प्रिंग 2021 में आया था। ये था हमारा आज का लेक्चर। कल इंशाल्लाह आप लोगों का नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 कंप्लीट का टेस्ट होगा, जिसमें ये चेक भी शामिल है। चेक भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 में ही आता है। तो कल इंशाल्लाह मिलते हैं टेस्ट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।